हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो ये है आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 2, थर्मल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2। आज की इस क्लास में हम लोग दो छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद जितने भी टॉपिक हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है और आज की क्लास में पढ़ेंगे, इन दोनों को मिला करके प्रीवियस ईयर के और उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा चलिए, तो सीधे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंट्रोपी से। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कल पढ़ रहे थे, जिसमें केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हो गया था और क्लासियस स्टेटमेंट हो गया था। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो था वो हीट इंजन की बेसिस पर उन्होंने दिया था और जो क्लासियस स्टेटमेंट था वो रेफ्रिजरेटर की बेसिस पर था। और ये दोनों की दोनों जो बातें थी वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ही अंतर्गत आती। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बोलने का एक और भी तरीका है जो कि एंट्रोपी के टर्म में लिखा जाएगा, और इसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक फार्मूला भी आएगा जिसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एंट्रोपी नाम की जो चीज है वो क्या होती है। इट इज अ मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। मतलब कोई भी सिस्टम कितना ज्यादा रैंडम है, कितना ज्यादा डिसऑर्डर्ड है, इस चीज की मेजरमेंट को करने के लिए जो क्वांटिटी हम यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंट्रोपी। जैसे किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस की जो मेजरमेंट की डिग्री होती है उसको हम लोग टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादा टेम्परेचर मतलब ज्यादा हॉट है और कम टेम्परेचर का मतलब कम हॉट है, यानी कि कोल्ड है। तो जैसे किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को हम लोग टेम्परेचर से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस को जिस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम है एंट्रोपी। ठीक है ना। तो एंट्रोपी क्या कह रहा है कि विथ एन इंक्रीज इन एंट्रोपी द थर्मल एजिटेशन एंड डिसऑर्डर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज। अगर एंट्रोपी किसी सिस्टम की बढ़ रही है, किसी सब्सटेंस की बढ़ रही है, मतलब उसका रैंडमनेस बढ़ रहा है, उसका पैटर्न बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, इस तरह की चीजें उसके अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि ज्यादा एंट्रोपी का मतलब होता है ज्यादा रैंडमनेस। तो जो जितना ज्यादा रैंडम है इसका मतलब उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें सॉलिड लिक्विड और गैस को, तो आपको पता है कि सॉलिड बहुत ही ज्यादा अरेंज्ड वे में उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, काफी ज्यादा ऑर्डर में होता है, पैटर्न में होता है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर रैंडमनेस बहुत ही कम है। अगर इसके अंदर रैंडमनेस कम है इसका मतलब इसकी एंट्रोपी भी कम होगी। इसके अंदर रैंडमनेस थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है, इसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से रैंडम होते हैं, थोड़े से डिसऑर्डर्ड होते हैं, इस वजह से इसकी रैंडमनेस या डिसऑर्डर्डनेस ज्यादा होने से इसकी एंट्रोपी इससे थोड़ी ज्यादा होगी। और इसी तरह से गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत ही ज्यादा रैंडम होते हैं, कोई ठिकाना नहीं उनका कब कहां पर जाएंगे। तो ये इसकी एंट्रोपी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहां पर कुल मिलाकर यही है कि रैंडमनेस जितनी ज्यादा होगी एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी, बस इतना बात दिमाग में आपको रख लेना है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका ये जो सॉलिड है, अगर वो सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको पता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए होगा, कुछ ना कुछ हीट को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो भी हीट इसको आप देंगे, उस हीट की वजह से ये मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस दौरान कितना एंट्रोपी में चेंज हुआ, अगर वो आपको निकालना है तो चेंज इन एंट्रोपी डी एस इक्वल टू डी क्यू अपान में टी, है ना। डी एस इक्वल टू डी क्यू अपान में टी, जब बहुत ही स्मॉल चेंज की बात करते हैं तो डी एस इक्वल टू डी क्यू अपान टी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर पता है कि कहां से लेकर कहां तक के चेंज की बात आप कर रहे हैं, तो आपको पता है आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा। इंटीग्रेट करिएगा तो जो डी एस है वो डेल्टा एस बन जाएगा, या ये कह लीजिए कि एस टू माइनस एस वन बन जाएगा, उसी को हम लोग डेल्टा एस भी बोल सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। और यहां पर इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन डी क्यू अपान में टी। ठीक है, तो ये है एंट्रोपी का आपका फार्मूला, इसको आप याद रखिएगा, डी क्यू अपान डी एस इक्वल टू डी क्यू अपान टी इक्वल टू डी एस। तो यहां से हम लोग इसको ऐसे भी याद कर लेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी एस, ऐसे करके हम लोग बाकी क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये आपकी एंट्रोपी की डेफिनेशन हो गई, एक एग्जांपल हो गया और ये उसका फार्मूला हो गया। अब यहां पर एक है प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी सिस्टम हो, किसी भी तरह का प्रोसेस हो रहा हो, या तो उसमें एंट्रोपी जो होगा वो चेंज नहीं होगा या फिर इंक्रीज होगा। मतलब ये कहता है कि एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं होती है, एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या तो इंक्रीज होती है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। ठीक है ना। तो यहां पर अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो उस रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होती है उसमें जो चेंज होता है वो जीरो होता है, इसका मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। जैसे कार्नो साइकिल आपने पढ़ा हुआ है, तो उस कार्नो साइकिल में जो भी शुरुआत में जहां से आप चले थे और घूम करके जब वापस आप वहीं पर पहुंचे, तो ये जो रिवर्सिबल आपका प्रोसेस था, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस था कार्नो इंजन में, तो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो आपका ये एंट्रोपी में चेंज होता है वो जीरो होता है, मतलब एंट्रोपी चेंज नहीं होती है, तो इनिशियल और फाइनल एंट्रोपी सेम होती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी में चेंज नहीं होता, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट बनी होती है। लेकिन किसी भी इरिवर्सिबल, अगर आप साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं या इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है, घटती नहीं।
तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। मतलब एंट्रोपी कभी भी, एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं मिलेगा, या तो जीरो मिलेगा या तो जीरो से ज्यादा मिलेगा, मतलब पॉजिटिव मिलेगा, है ना। और आपको पता है कि नेचर की अगर हम बात करें, यूनिवर्स की अगर हम बात करें, तो यूनिवर्स में जो प्रोसेस अपने मन से होते हैं, जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं। नेचर में जो भी प्रोसेस हो रहा है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब उसको हम बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्स नहीं कर सकते। तो इस वजह से नेचर में होने वाले जितने भी प्रोसेस अगर वो इरिवर्सिबल हैं, इसका मतलब नेचर की एंट्रोपी लगातार जो चेंज उसमें अगर हम निकालें तो वो लगातार जीरो से ज्यादा हमें मिलेगी, मतलब एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो होगा। ये इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, यहाँ पर इक्वल टू जीरो तब आएगा जब किसी हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, है ना। और नेचुरल प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होते, जैसे कंडक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया, ये सब आपके रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो नेचुरल जो प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, और सभी इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, या चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, या पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल अपान में टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपान में जो टी है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कोई हॉट बॉडी है, इसका कुछ टेम्परेचर है, और ये कोई कोल्ड बॉडी है ना, तो अगर आप इधर से कुछ हीट को इधर ले जाएं, अगर आपने कुछ हीट, ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, तो हीट इधर से इधर ऐसे ट्रांसफर होगी। तो जब हीट यहां से यहां पर ट्रांसफर होगी तो इसकी भी एंट्रोपी चेंज होगी और इसकी भी एंट्रोपी चेंज होगी, है ना। तो इसकी एंट्रोपी का चेंज का जब फार्मूला आप लिखेंगे डेल्टा एस इक्वल टू, तो कितना इसने हीट यहां से रिमूव किया, वो रिमूव्ड हीट आप लिखेंगे डीक्यू की जगह पर, और डिवाइडेड बाय इस हॉट बॉडी का अपना जो भी टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर लिखेंगे। तो मान लीजिए इसने अपने अंदर से जो हीट निकाला वो हीट को आप बोल दीजिए Q1 या Q, तो यहां पर इसने हीट निकाला है, तो हीट जब रिमूव होता है तो वो निगेटिव होता है, आपको पता होगा, माइनस में Q और अपान में इसका जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर लिख देंगे T1, है ना। तो ये डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान टी का मतलब ये हुआ कि अगर ये हॉट बॉडी में से कुछ हीट इधर से इधर गया तो इस हॉट बॉडी की एंट्रोपी चेंज होगी, और जिसके पास हीट गई उसकी भी एंट्रोपी चेंज होगी। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी अगर आप निकालना है तो दोनों एंट्रोपी को आपको ऐड करना होता है, क्योंकि एंट्रोपी का नेचर जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है ना। एंट्रोपी जो है वो एडिटिव नेचर की होती है। टोटल चेंज निकालने के लिए सभी चेंजेस को हमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस हॉट बॉडी के एंट्रोपी में जितना चेंज होगा, जितना हीट इसने निकाला, माइनस में क्यू और अपान में इसका टेम्परेचर, इस कोल्ड बॉडी ने वही हीट एब्जॉर्ब किया तो इसकी एंट्रोपी में चेंज निकालेंगे, जितना हीट इसने निकाला था वही इसने ले लिया था, तो ये इसने लिया है तो प्लस में क्यू, और इसका जो भी अपना टेम्परेचर होगा क्या हो जाएगा T2। तो टोटल एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ, इसको और इसको आप ऐड कर देंगे तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगा, ठीक है ना। इस टी का मतलब ये हुआ, ठीक। तो ये हुआ आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। और इसी बात को दूसरे तरीके से बोला था क्लासियस ने, जिसको हम बोलते हैं क्लासियस इनइक्वालिटी। तो क्लासियस इनइक्वालिटी ये बोलता है कि किसी भी प्रोसेस के लिए dq अपान टी का, ये जो पूरे साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये किसी भी एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए, वो साइक्लिक प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, है ना, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए dq अपान टी का जो इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा जीरो से कम या उसके बराबर होगा, हमेशा जीरो से कम या फिर उसके बराबर होगा, यानी हमेशा या तो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से कम का मतलब ये पूरा जो इंटीग्रेशन करेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए वो निगेटिव आएगा, ठीक है। और इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब क्या है, यानी ये जो यहां पर इन्होंने बोला है क्लासियस इनइक्वालिटी में, ये सभी पॉसिबल, मतलब जितनी भी पॉसिबल आप कह सकते हैं प्रोसेस होंगे, उन सभी पॉसिबल प्रोसेस के लिए ये रूल, ये कंडीशन लागू होता है। और ये कंडीशन वही चीज बता रही है जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी बोल रही थी, है ना, थोड़ा सा दूसरे तरीके से। तो इंटीग्रेशन dq अपान टी लेस आर इक्वल टू जीरो, ये आपको रिजल्ट याद रखना है, इसको हम क्लासियस इनइक्वालिटी बोलते हैं। और जनरली क्या होता है पीजीटी के एग्जाम में ये फार्मूला देकर के आपसे पूछते हैं, तो यहां पर ये इनइक्वालिटी जो है वो उल्टा सीधा करके आपको दिया जाता है कि क्या हमेशा ये इंटीग्रेशन जीरो के इक्वल होगा, या जीरो से ज्यादा होगा, या जीरो से कम होगा, तो ये कंडीशंस बना के देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि क्लासियस इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग एक कंप्लीट साइकिल प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में dq अपान टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो लेस आर इक्वल टू जीरो होता है। और ये किसी भी पॉसिबल प्रोसेस के लिए ये बात होती, मतलब अगर कोई भी प्रोसेस पॉसिबल है तो उसमें इन दोनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन जरूर होल्ड करेगी। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब वो जो प्रोसेस है वो कैसा है, वो इम्पॉसिबल प्रोसेस है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है जहां dq अपान टी का जो इंटीग्रेशन है कंप्लीट साइकिल प्रोसेस के लिए और ये ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है, तो इसका मतलब ऐसा कुछ होता नहीं किसी पॉसिबल प्रोसेस में, तो ये इम्पॉसिबल प्रोसेस है।
ठीक है। और इक्वल टू जीरो का केस कहां पर आएगा, ये इंटीग्रेशन अगर जीरो के इक्वल आ रहा है तो ये रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ये dq अपॉन dt का इंटीग्रेशन लेस देन जीरो आ रहा है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इरिवर्सिबल को। t और ds का रिलेशन बताइए, t और ds का रिलेशन, यही तो, कैसे हैं आप लोग, कहां देख रहे हैं, dq इक्वल टू टी ds, यही तो पीछे रिलेशन था, यही था dq इक्वल टू टी ds, यही रिलेशन है, यही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की बात करें, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आप जानते हैं सॉलिड का एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, तो किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो उसका एक पॉजिटिव एंट्रोपी होता है किसी भी नॉन जीरो टेम्परेचर पर, मतलब अगर कोई भी टेम्परेचर की आप बात करें तो उस टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का अपना एक पॉजिटिव एंट्रोपी होता है, नॉन जीरो पॉजिटिव एंट्रोपी होता है। लेकिन बात अगर हम स्पेशली करें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर बात करें तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की जो एंट्रोपी होती है वो जीरो को टेंड करती है, मतलब जीरो की तरफ जाने लगती है ना। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी जो कि पहले कोई पॉजिटिव वैल्यू थी वो अब जीरो की तरफ टेंड करने लगेगी, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या नर्स्ड हीट थ्योरम बोलते हैं, है ना, नर्स्ड हीट थ्योरम भी इसको बोलते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये स्टेटमेंट है, यही आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, कुछ भी इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब सीधे हम आते हैं एंट्रोपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर हैं जिनसे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और एक सवाल इसमें से एक कैटेगरी का सवाल पूछा गया और दो और कैटेगरी है जो यहां पर हम लोग थियरी में एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी क्वेश्चन के टाइम हम रिवर्स होकर यहां पर आएंगे, पहले आप इनको एक बार समझने की कोशिश करिए। एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस, मान लीजिए कि आपको किसी परफेक्ट गैस या किसी आइडियल गैस की एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए यहां पर तीन चार वेराइटीज हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq इक्वल टू du प्लस dw, फार्मूला आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अब देखिए यहां पर जो du है वो cv dt के इक्वल है। इस चीज के लिए थोड़ा सा हम आपको स्पेसिफिक हीट वाले फार्मूले को एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी बार बार आपको परेशान करेगा, और डिटेल में हम स्पेसिफिक हीट को पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। देखिए स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है C इक्वल टू, जो भी हीट की यहाँ पर बात हो रही है, अगर आप इसको स्मॉल चेंज के लिए बात करें तो dq, और यहाँ पर हो जाएगा m और यहाँ पर हो जाएगा dt, ये स्पेसिफिक हीट का जनरल फार्मूला होगा, ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट का मतलब किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जितना भी हीट उसको देने की जरूरत होती है या उससे लेने की जरूरत होती है। भाई किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसको आपको हीट देना पड़ेगा, और अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस घटाना है तो उसमें से हीट निकालना पड़ेगा। तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जितना भी हीट देने की जरूरत होती है, और यहां पर ये देखिए m की वैल्यू 1, यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर या यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए जितना भी हीट आप उसको देते हैं या उससे लेते हैं उस चीज को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट C, ठीक है। तो सिर्फ आप ये फार्मूला याद कर लीजिए, अभी के लिए एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में आगे की क्लासेस में। C इक्वल टू dq अपान में m इंटू dt, अगर हम मास m को 1 ले लें तो यूनिट मास m की जगह पर जब 1 रखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा C इक्वल टू dq अपान में क्या dt। अब देखिए गैसेस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो दो कंडीशन में डिफाइंड है, एक कांस्टेंट प्रेशर पर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो अगर हम ये पूरी बातें, ये जो चीज यहां लिखी है इसको हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर लें तो इसको बोलेंगे CV, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ यूनिट मास एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ये पूरी चीज हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर लिखें dq अपान dt एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये जो हमारा C होगा ये हो जाएगा CP, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ यूनिट मास एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें फार्मूला क्या बन रहा है, ध्यान से लिखिएगा, यहां से बनेगा dq इज इक्वल टू cp dt, dq इक्वल टू cp dt। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये dq जो है वो एट कांस्टेंट प्रेशर लिखा हुआ है ना। यहां से देखिए अगर हम लिखें यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा dq इज इक्वल टू cv dt, है ना। तो dq इक्वल टू cv dt और dq इक्वल टू cp dt, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे cp और cv बस एक दूसरे से रिप्लेस हो गए। लेकिन ध्यान रखिए यहां वाला dq और यहां वाला dq अलग है, ये वाला dq अलग है cp के केस में और ये dq cv के केस में अलग है। कैसे अलग है ये समझते हैं। cv का मतलब आपको पता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात हो रही है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन अगर आप निकालें w इक्वल टू pdv, आपने फार्मूला पढ़ा था, है ना, w इक्वल टू pdv, ये फार्मूला आपने पढ़ा था। तो यहां से अगर आप चेंज इन वॉल्यूम को जीरो रख देते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। तो अगर आप यहां से देखें dq इक्वल टू du प्लस dw होता है,
और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में dw की वैल्यू हो जाएगी 0, तो जो dq है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी du के बराबर हो जाएगी। यहां जो dq लिखा है उसको हम लोग चाहें तो du भी लिख सकते हैं, और du इक्वल टू हो जाएगा cv dt। वही चीज यहां पर लिखा हुआ du इक्वल टू cv dt। लेकिन इस वाले केस में हम dq को du नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एट कांस्टेंट प्रेशर है, और एट कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क डन 0 नहीं होता है ना। तो यहां पर यही ध्यान आपको रखना है कि दोनों ही केस में dq इक्वल टू cp dt और dq इक्वल टू cv dt होता है, लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में जो dq है उसको हम du लिख देते हैं, क्योंकि dw 0 था फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी होंगी। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पर भी ये चीजें यूज होंगी बार बार, और इसमें डेरिवेशन में भी बार बार यूज होंगी। ठीक, तो यहां पर देखिए इस पूरे डेरिवेशन को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा पेशेंस के साथ। हाँ देखिए, ये कंफ्यूजन मैं चाह रहा था कि आप इस कंफ्यूजन में ना फंसे, लेकिन आप आ गए हैं उस पे। ये जेन्युइन है कंफ्यूजन आपका, लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम जाने वाला है। ये बिल्कुल 100% सही लिखा हुआ है, 100% ये सही लिखा हुआ है, और ये वही बात बोल रहा है, ये वही बात बोल रहा है जो कि आपका ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी जो बोलता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हमने यहां लिखा हुआ है ना, डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, है ना, ये जो टर्म होता है यानी इक्वलिटी का जो सिंबल होता है वो हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। और इसमें बहुत बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन यहां पर आती है कि जब यहां पर हमने बोला था कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो डेल्टा एस ग्रेटर देन यहां पर 0 लिखा हुआ है, इस हिसाब से अगर एंट्रोपी की जगह पर हम डी क्यू अपॉन डी टी लिखें, डी क्यू अपॉन टी लिखें, तो यहां पर डी क्यू अपॉन टी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, है ना। ये बिल्कुल सही है आपका डाउट, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने का मतलब आज के पूरे लेक्चर को सिर्फ उसी के लिए डेडिकेट करना पड़ेगा। तो मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि ये 100% सही बात है ना, और ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है बिल्कुल सही चीज है, और ये वही मैसेज कन्वे कर रहा है जो कि वो आपका स्टेटमेंट बोल रहा था। ठीक है, यहां पर ये साइक्लिक पूरा मतलब ये पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन जो है वो निगेटिव होना चाहिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, पॉजिटिव होती है, ये बात भी सच है। ठीक है, तो आप इसको अगर खाली एंट्रोपी की तरह देख रहे हैं तभी यहां पर ये गड़बड़ हो रहा है। एक्चुअली ये जो चीज है dq अपॉन t, ये हमेशा एंट्रोपी के इक्वल नहीं होता है, ये बिल्कुल इक्वल टू एंट्रोपी तभी होता है जब बात रिवर्सिबल प्रोसेस की होती है ना। जब बात रिवर्सिबल प्रोसेस की होती है तब ये जो चीज है वो एंट्रोपी है, एंट्रोपी में चेंज है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में एग्जैक्ट ये वाली वैल्यू एंट्रोपी में चेंज नहीं। ठीक है, इसलिए यहां पर आप देखिए, यहां पर हमने ये चीज नहीं लिखा था, यहां पर कहीं भी हमने dq अपॉन t इक्वल टू 0 और dq अपॉन t ग्रेटर देन 0 नहीं लिखा था, ताकि ये कंफ्यूजन आपको ना आए। ठीक है ना, तो एंट्रोपी में चेंज यहां 0 होता है, एंट्रोपी में चेंज यहां पॉजिटिव होता है, बस इतना यहां पर है। और यहां पर हमने लिखा हुआ है जो हीट पूरे प्रोसेस में जो हीट आपने एब्जॉर्ब किया या जो हीट आपने रिमूव किया वो सबका डिवाइडेड बाई टी, और पूरे क्लोज्ड पाथ के लिए जो इंटीग्रेशन होगा वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैं बस इतना बोलूंगा, आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, नहीं तो फिर एक दिन लंबी क्लास लेनी पड़ेगी इसी मामले को सुलझाने के लिए कि कैसे उस स्टेटमेंट को ऐसा स्टेटमेंट लिखा गया, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे और उसके बेसिस पर डेरिवेशन इसका होता है, तब जाकर के हम लोग यहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन सिर्फ इतना हो गया कि आपने s इज इक्वल टू हमेशा dq अपॉन t माना हुआ है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही। ठीक, चलिए तो वो सब छोड़ दीजिए, आप सीधे इस पॉइंट पर आ जाइए कि हम बात कर रहे थे dq इक्वल टू du प्लस dw, तो ये जो du वाला टर्म आपका है वो cv dt के इक्वल होगा, और जो आपका dw होता है वो आपको पता है pdv के इक्वल होगा। ठीक है भाई, अगर cv यहां पर लिख दिया इसका मतलब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये स्पेसिफिक हीट लिख रहे हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाले फार्मूले में आपको पता है कि ये cv dt इक्वल टू du होता है और dw इक्वल टू pdv फार्मूला होता है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को यहां पर पुट करें तो dq इक्वल टू हो जाएगा ये cv dt और यहां हो जाएगा pdv। ठीक है, और अगर हम यहां से ये जो हमारा फार्मूला था कि s इज इक्वल टू, ये अभी आपने लिखा कि एंट्रोपी में चेंज एक स्मॉल, उसमें एंट्रोपी में जो चेंज होगा वो हो जाएगा आपका dq अपान में t, इस वैल्यू से कैलकुलेट होता है एंट्रोपी में चेंज स्मॉल उसके लिए। तो अगर हम पूरा एक मतलब पूरी एंट्रोपी कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dq अपान में t। ये स्मॉल जो एंट्रोपी में जो चेंज है वो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो s इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा dq अपान में t, और dq आपने यहाँ पर निकाला है cv dt अपान प्लस pdv, तो dq की जगह पर cv dt प्लस pdv, और ये अपान में इसके t था तो यहाँ पर भी t आ जाएगा। ठीक है, और इस चीज को हमने देखिए यहाँ पर सेपरेट करके लिख दिया है cv dt अपान t और p बाई टी dv, तो इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया। ये इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर याद हो जाए तो अच्छा है, अगर ये याद हो जाए तो अच्छा है, अदरवाइज आपको क्या करना होगा, ये हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि इसका सवाल आता है प्रॉपर, ये एक सवाल है, ये पूरा क्वेश्चन है,
तो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप यहां तक पहुंचेंगे कैसे, ये पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको यही चीज को डिराइव करके वहां पर रखना पड़ेगा, क्योंकि याद हो नहीं सकता ये चीज, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये किया है कि ये पूरा प्रोसेस आपको बता रहे हैं। तो जैसे ही आपने यहां से इंटीग्रेट करके आप यहां पर पहुंच गए, अब इस फार्मूले को आप ध्यान रखिए, और यहां से जो एंट्रोपी की वैल्यू निकल के आएगी, अब ये एंट्रोपी की वैल्यू को आपको अलग अलग टर्म में लिखना है। एक बार टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में लिखना है, और एक बार आपको टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में लिखना है, और एक बार आपको प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में लिखना है, ठीक है। ये 3 डेरिवेशन आपको करने, तो तीनों के तीनों डेरिवेशन हम शॉर्ट में यहां पर जल्दी समझेंगे। सबसे पहला केस लेते हैं जब हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में एंट्रोपी को लिखना है। टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में एंट्रोपी को लिखने के लिए, मतलब ये टी और ये जो आपका पूरा इक्वेशन यहां पर दिख रहा है, इसको अगर हम सॉल्व करें, ये पूरा सॉल्व करें, तो यहां हमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और वॉल्यूम चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए, है ना। पीवी और टी में से प्रेशर हमें नहीं चाहिए, टेम्परेचर और वॉल्यूम चाहिए। तो प्रेशर हमें अगर नहीं चाहिए, तो प्रेशर को हमें हटाना है। तो प्रेशर को हटाने के लिए आप देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन, यहां से आप पी बाई टी इक्वल टू लिखेंगे आर अपान क्या, वी, है ना। तो पी बाई टी की जगह पर अगर आर अपान वी लिख दें, पी बाई टी की जगह पर आर अपान, ये जो पी बाई टी है यहां पर हम आर अपान वी लिख सकते हैं। और ये जो हमारा दिख रहा है यहां पर डी टी अपान टी, तो हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम चाहिए था, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सी वी डी टी अपान टी ये एज इट इज रहेगा। और पी बाई टी डी भी था, तो या तो आप खाली पी की वैल्यू रख लीजिए, या तो पूरा पी बाई टी की वैल्यू रखिए, क्योंकि ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो आपको इसको वॉल्यूम के हिसाब से भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने पी बाई टी की वैल्यू आर अपान वी यहां पर रख ली, ये देखिए हो गया आर अपान वी डी वी। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको भी अब इंटीग्रेट कर लीजिए आसानी से। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, सीवी बाहर निकलेगा, और dt अपान टी, मतलब 1 अपान टी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, सॉरी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो 1 अपान टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log टी। यहां पर देखिए r एज अ कांस्टेंट बाहर निकलेगा, और dv अपान v है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये log v हो जाएगा, तो r log v और प्लस कोई कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन के अंदर, है ना। तो s इक्वल टू क्या मिला, cv log t, और ये जो r है, मेयर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, cp माइनस cv इज इक्वल टू r। cp माइनस cv इज इक्वल टू r से आप चाहे तो उस r की जगह पर लिख सकते हैं cp माइनस cv, और ये log v और प्लस में की, ठीक है। ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में एंट्रोपी का एक्सप्रेशन, ठीक है। और आया कैसे, ये जो जनरल इक्वेशन आपने यहां पर डिराइव किया था, सिर्फ इसमें से आपको, चूंकि ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में चाहिए था, आपने यहां से इस प्रेशर को हटाने के लिए प्रेशर अपान टेम्परेचर को हटा लिया आइडियल गैस इक्वेशन से, और ये वॉल्यूम के टर्म में इंटीग्रेशन था, तो इसको आपने वॉल्यूम का फंक्शन बना करके इंटीग्रेट कर लिया। ये टेम्परेचर के टर्म में हो रहा था, और इसको आपने ऐसे ही इंटीग्रेट कर लिया। तो इसको जैसे आपने सॉल्व किया, आपको एंट्रोपी मिल गई टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में। लेकिन अगर आपको चेंज कैलकुलेट करना है, तो एंट्रोपी में चेंज डेल्टा एस इक्वल टू फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो यहां पर आपको एक बार 1 के लिए निकालना होगा, तो यहां पर 1 T1 लिखेंगे, यहां पर V1 लिखेंगे। जब हम एंट्रोपी फाइनल 2 निकालेंगे, तो यहां 2 लिखेंगे और यहां पर 2 लिखेंगे, और फाइनल S2 में से S1 को माइनस करेंगे। तो आप देखिए, जब S2 में से S1 को माइनस करेंगे, यानी पूरा पूरा टर्म ऐसे ही रहेगा, यहां 2 रहेगा, यहां 2 रहेगा, फिर दोबारा से जब माइनस करेंगे S1 लिख करके, ये पूरा टर्म आएगा माइनस में, यहां पर 1 लिखा रहेगा। तो क्या मिलेगा, log T2 माइनस log T1, और उसमें log m माइनस log n का फार्मूला लगाएंगे, तो log T2 अपान log T1 हो जाएगा। और यहां मिलेगा log V2 माइनस में log V1, ये चीज तो कॉमन ही रहेगा दोनों में, और log m माइनस n लगाएंगे तो log m अपान n आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका एक्सप्रेशन डिफरेंस करने के बाद आएगा CV log E T2 अपान T1 प्लस CP माइनस CV log V2 अपान V1, और ये k से k कैंसिल हो जाएगा माइनस करने के बाद, ठीक है। तो आपको ये वाला जो इक्वेशन है वो याद करना, मतलब याद करना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से आपको ये पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे ही आया था, ठीक है, करना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आप सोचिए, थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें, तो अपने आप में इतनी ब्रॉड, मतलब अपने आप में एक सिलेबस है, पूरे साल जिसको पढ़ा जाता है, यहां हमें 2 महीने के अंदर 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैकेनिक्स पढ़ना है, थर्मल फिजिक्स पढ़ना, वेव एंड ऑसिलेशन पढ़ना, जिसके लिए एक एक पेपर आप साल भर पढ़ते थे, या पूरे पूरे एक सेमेस्टर पढ़ते थे। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम इन सारी चीजों को कवर कर सके, ठीक है ना। और सिलेबस में लगभग लगभग सारी चीजें आपकी दी हुई है, तो करना पड़ेगा ये चीज आपको, ठीक है ना, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए, आप लोग सवाल खुद से ही बना के ला रहे हैं, अब मैं उसको सॉल्व करूं कि क्लास को सॉल्व करूं, समझ नहीं आता है। अब जैसे एंट्रोपी की बात करें, तो एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट पर डिपेंड करता है, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, है ना, और आपका इंटरनल एनर्जी, वैसे ही एंट्रोपी है जो स्टेट का फंक्शन है, न कि, है ना, स्टेट पर डिपेंड करता है, मतलब कि पॉइंट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी।
खैर वो सब छोड़िए, आप इधर आइए। ये आपका हो गया चेंज इन एंट्रोपी। और चेंज इन एंट्रोपी, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो भी हम कैलकुलेशन यहां पर करेंगे या इसके आगे करेंगे, उसमें ये वाली बात याद रखनी कि ये सारी के सारे कैलकुलेशन यूनिट मास के लिए कर रहे हैं, यूनिट मास के लिए, है ना। तो यूनिट मास के लिए यहां पर देखिए सीवी और सीपी की जो बात कर रहे थे उसमें भी हमने एम की वैल्यू 1 रखी थी। तो यूनिट मास के लिए ही ये पूरा डेरिवेशन हम कर रहे हैं, यानी यूनिट मास के लिए चेंज इन एंट्रोपी का ये एक्सप्रेशन निकल के आएगा। लेकिन अगर बात आप एम मास की करेंगे, अगर यूनिट मास के लिए ये आंसर आ रहा है, यूनिट मास के लिए ये आंसर आ रहा है, तो एम मास के लिए अगर आपको निकालना हो चेंज इन एंट्रोपी, तो पूरे एक्सप्रेशन में आपको हर जगह एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मास को आपने यूनिट लिया था, मतलब 1 लिया था, यानी मास को डिवाइड करने के बाद जो टर्म आया है ये तब आया है। तो पूरे एम मास के लिए अगर निकालना है तो आपको एम से मल्टीप्लाई करना होगा। भाई यूनिट मास का ये है तो एम मास का एम गुना हो जाएगा, तो इसको एम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात सिर्फ याद रखिए, जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो यूनिट मास के लिए आ रहा है। और जो भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, ये मेंशन भी नहीं होता कई बार कि वो यूनिट मास के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। आपको समझ के चलना है कि हाँ ये यूनिट मास का ही डेरिवेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, ये अंडरस्टूड होगा कई सारे सवालों में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में अगर हमें एंट्रोपी निकालनी हो या उसका चेंज निकालना हो, तो आपके पास जनरल फार्मूला ये वाला वही रहेगा, है ना। S इक्वल टू CV dt बाई टी प्लस P बाई टी और dV। ठीक है, तो CV dt बाई टी प्लस P बाई टी dV, ये जो पूरा रिजल्ट है, इसी रिजल्ट में हमें कुछ ऐसा करना हो कि ये रिजल्ट हमें फाइनली मिले किसमें, टेम्परेचर और प्रेशर में। तो वो रिजल्ट को हमने यहाँ पर लिखा हुआ फिर से, S इक्वल टू CV dt बाई टी प्लस P बाई टी dV। अगर आपको इसको टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में लिखना है तो प्रेशर से कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना, प्रेशर से कोई प्रॉब्लम है नहीं, टेम्परेचर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें किसी भी तरह से वॉल्यूम को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब इसको हटाने के लिए हमने देखिए क्या किया है, पूरा PV इक्वल टू RT, और इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो PdV प्लस VdP इज इक्वल टू, ये R कांस्टेंट है, R और T का हो जाएगा DT। तो यहां से अगर हम PdV की वैल्यू निकालें तो ये पूरा टर्म इस साइड जाके माइनस हो गया। और ये PdV हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें ये PdV पूरा यहां से हटाना है ना। तो इस पूरे PdV की जगह पर हमने ये लिख दिया क्या, RdT माइनस VdP, है ना, RdT माइनस VdP, ये हमने पूरी वैल्यू रखी किसकी, PdV की, जो यहाँ पर लिखा था, और अपान में T था तो अपान में T लिख लिया। अब इसको देखिए सिंप्लीफाई करने में यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि हमें तो टेम्परेचर में लिखना ही है, और दूसरा हमें प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम नहीं चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर अभी भी वॉल्यूम दिख रहा है, इस वॉल्यूम को अभी हटना पड़ेगा यहाँ से। तो R बाई टी डी टी माइनस V बाई टी dP, है ना, माइनस V बाई टी dP। और हमने V बाई टी को क्या किया, हमने V बाई टी को फिर से यहां से निकालिए, PV इक्वल टू RT है, तो V बाई टी कितना हो जाएगा, अगर आप V बाई टी निकालेंगे तो R बाई P हो जाएगा, R बाई P। और ऐसा हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें वॉल्यूम को हटाना है यहाँ से, तो V बाई टी की जगह पर हमने R बाई P लिख दिया और DP की जगह पर DP लिख दिया। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि वॉल्यूम आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, जस्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको एंट्रोपी मिल जाएगी। फिर दो अलग अलग कंडीशंस के लिए आप चेंज निकाल लेंगे तो आपका टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में एंट्रोपी का चेंज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देख लीजिए क्या है, CV dt बाई dt एज इट इज है, इसमें और इसमें दोनों में R आपको दिख रहा है, तो R को हमने कॉमन कर लिया, और ये इंटीग्रेशन जो 3 बार लिखा हुआ उसको हम एक बार भी लिख सकते हैं, आपको पता है। तो इंटीग्रेशन हमने एक बार लिखा और R को बाहर निकाला, तो dt अपान टी माइनस dp अपान p, dt अपान टी माइनस dp अपान p बचेगा। और मेयर के फार्मूले से R की जगह पर CP माइनस CV कर लेंगे, और ये आपका dt अपान टी माइनस dp अपान p हो जाएगा। और इसको आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद CP dt अपान टी, फिर CV को करेंगे माइनस के साथ मिलेगा, माइनस में CV dt बाई टी, माइनस फिर आपको क्या करना होगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, CP dp अपान p, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, CV dp बाई टी। ये पूरा पार्ट ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, CP CP और CV। तो जहां ये दोनों आपका ये CP मिल रहा है, ये देखिए पहला CP dt अपान टी हो गया, इसमें और इसमें एक चीज ये है कि dp अपान p है और dp अपान p है। तो हमने एक काम किया, यहां से माइनस को कॉमन लिया, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो ये CP प्लस हो जाएगा और ये CV माइनस हो जाएगा, तो CP माइनस CV, और इसमें दोनों में कॉमन था dp अपान p। ठीक है, तो इस चीज को हमने रीअरेंज करके ऐसा लिख दिया, है ना, और CP माइनस CV आपका यहां पर मिल गया। तो CP माइनस CV को हम चाहे तो R भी लिख सकते हैं, बट हमें CP और CV के टर्म यानी स्पेसिफिक हीट के टर्म में एक्सप्रेशन को लिखना था। तो CP dt अपान टी माइनस CP माइनस CV dP अपान P हो जाएगा। अब आप देखिए ये इंटीग्रेट करेंगे तो log T, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log P, ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो CP एज अ कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन log T, इसका इंटीग्रेशन log P, ये पूरा कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट K। और दो अलग अलग केस में अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यही सेम चीज में से यही सेम चीज माइनस हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पहले लिखा होगा T2, दूसरे वाले में लिखा होगा T1, और log T2 माइनस log T1, तो log m माइनस n लगाएंगे, log T2 अपान T1 बन जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी P2 अपान P1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका यहाँ से एंट्रोपी में डिफरेंस देगा प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में।
चलिए ये हो गया आपका दूसरा तरीका, ये आपका हो गया दूसरा तरीका। चलिए तीसरा पॉइंट आते हैं, तीसरे पॉइंट को देखते हैं। ये हमारा शायद दूसरा था, प्रेशर और वॉल्यूम का, नहीं ये तीसरा होगा, इसके पहले ये था हमारा, ठीक है ना, ये हमारा दूसरा था और ये पहला था, ठीक है। पहला हो गया टेम्परेचर वॉल्यूम, दूसरा हो गया टेम्परेचर और प्रेशर, और तीसरा हो जाएगा प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है। चलिए अब इस चीज को बोर्ड पर जितना भी लिखा हुआ है बहुत ही ध्यान से देख लीजिए। अभी 10-15-20 मिनट के बाद यही सेम चीज आपको दिखेगा सवाल में। आपके प्रीवियस ईयर में यही एग्जैक्ट सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ये सवाल के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर ये पता होना चाहिए कि आखिर ये कैसे आया एक्सप्रेशन, है ना, और यही करना पड़ेगा, पूरा पूरा ये डेरिवेशन ही आपको करना था वहां पर। तो हमने बाकी दो को भी इसीलिए बता दिया है कि अगर एक बार एग्जाम में ये आ गया है तो पॉसिबिलिटी है कि बाकी दोनों में से कुछ पूछा जाए, ठीक। यहां पर देखिए तरीका वही है कि हमने जो जनरल इक्वेशन डिराइव किया था S इक्वल टू CV dt बाई टी प्लस P बाई टी dV, इसको अभी हमें प्रेशर और वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। प्रेशर और वॉल्यूम में कन्वर्ट करना तो टेम्परेचर को यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर, ये आप टेम्परेचर को हटाने के लिए चाहे तो यहां से T का एक्सप्रेशन निकाल लीजिए, रख सकते हैं। और दूसरा यहाँ dt अपॉन T है, उसको भी आप यहीं से निकाल सकते हैं। तो PV इक्वल टू RT है ना, तो यहां से अगर हम T निकालें तो T इक्वल टू हो जाएगा PV अपॉन में R। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो D, ये जो T है वो dt हुआ, ये इसको आप फिर से वही मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करेंगे, PdV प्लस VdP और अपॉन में कांस्टेंट R। तो आपको dt की वैल्यू पता है प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, तो वो dt आप यहां पर रख सकते हैं। आपको t की वैल्यू भी पता है प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, वो आप यहां पर और यहां पर रख सकते हैं। तो dt की वैल्यू और t की वैल्यू आप रख दीजिए पूरा। तो देखिए CV और इस dt की जगह पर हमने लिखा PdV प्लस VdP और अपॉन में R, और ये वाला जो t था वो यहीं पर रखा हुआ है t। अभी इसको भी हटा लेंगे थोड़ी देर में। और यहां पर देखिए P बाई टी था, तो चाहे तो आप P बाई टी ही पूरा निकाल लेते, या फिर आप P बाई टी अगर आप निकाल लें तो ये कितना हो जाएगा R अपॉन V, और वही यहां पर किया गया है R अपॉन V हो जाएगा। अब कोई भी स्टेप आप अपने हिसाब से करेंगे, आगे पीछे हो सकता है। जैसे हमारा टेम्परेचर अभी भी यहाँ पड़ा हुआ है, अगले स्टेप में गायब होगा। आप कुछ ऐसा करते कि आप यहीं पर गायब कर लेते, सीधे आप dt अपॉन टी रेशियो करके यहाँ पर रख दे, है ना, तो कोई उससे मतलब थोड़ी है। चलिए अब ये जो RT है, ये पूरा RT हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर किससे, PV से, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख लिया, और ये आपका R अपॉन V है। अब ये पूरा इक्वेशन आपका प्रेशर और वॉल्यूम में कन्वर्ट हो चुका है, और अब आपको इसको करना होगा इंटीग्रेट, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के बाद। कैसे, अभी आप इसको सेपरेट कर लीजिए, तो P से P कैंसिल होगा तो dV अपॉन V बचेगा, इसको सेपरेट करेंगे तो V से V कैंसिल होगा, dP अपॉन P बचेगा, और यहाँ से R अपॉन जो V था, इस R की जगह पर हम लिखेंगे मेयर का फार्मूला CP माइनस CV, और बचेगा dV अपॉन में V, ठीक। और ये जो पूरा रिजल्ट आया है, अब इसको हमने यहाँ पर थोड़ा ओपन कर दिया है। क्या लिखा है, CV को मल्टीप्लाई कर लीजिए, CV dV बाई V प्लस CV dP बाई P प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए CP dV बाई V और माइनस CV dV बाई V। तो ये जो CV वाला प्लस में है CV dV बाई V, और यहाँ से CV dV बाई V माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ आपको कौन सा बचेगा, ये प्रेशर वाला टर्म यहाँ से बचेगा और एक वॉल्यूम वाला टर्म यहाँ से बचेगा। तो क्या मिलेगा, CV dP बाई P और प्लस CP dV बाई V, ये पार्ट बच जाएगा। और इसको आपको फिर से क्या करना है, इंटीग्रेट कर लेना है। ये देखिए 1 अपॉन P है, इंटीग्रेशन लॉग P हो जाएगा, 1 अपॉन V है, इंटीग्रेशन लॉग V हो जाएगा, एक कांस्टेंट किया जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या करना है, अगर आपको एंट्रोपी मिल गया है तो एंट्रोपी का चेंज निकालेंगे, तो इसका रेशियो मिल जाएगा P2 अपॉन P1 और यहाँ पर V2 अपॉन V1, ठीक है। ये एग्जैक्ट एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर प्रीवियस ईयर में तुरंत दिख जाए तो। ये एग्जैक्ट आपका सवाल पूछा गया है, कौन से नंबर का है, अगर आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर होगा तो आप चेक करेंगे। हाँ मिल गया, ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नंबर 38 में आपको यही चीज प्रूव करना था, मतलब कैलकुलेट करके निकालना था। बस इतना फर्क होगा कि यहाँ पर लॉग में बेस ई है, और बेस ई को जब बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कि इस पूरे रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर से 2.3026, वो चीज हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। और P2 और P1 की बजाय इन्होंने फाइनल और इनिशियल टर्म बोला था, यहाँ पर फाइनल और यहाँ पर इनिशियल हो जाएगा। पूरा एग्जैक्ट यही आपका एक सवाल है, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही था, और एक छोटा सा पॉइंट यहां पर और है। जैसे आपने परफेक्ट गैस के स्पेसिफिक हीट को आपने, सॉरी एंट्रोपी को आपने 3 अलग अलग केस में देखा, बिल्कुल वैसे ही एक और है एंट्रोपी ऑफ स्टीम। इसको समझने से क्या होगा कि इस वैरायटी के जितने भी सवाल आते हैं वो सवाल आप कर लेंगे, और एक सवाल आपके स्टीम के स्पेसिफिक हीट का भी पूछा गया है, ठीक है ना। स्टीम का नहीं, शायद आइस का है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट बोल रहे हैं, बार बार एंट्रोपी की बात कर रहे हैं। तो एंट्रोपी ऑफ स्टीम की अगर हम बात करें, अब आप देखिए स्टीम बनेगा कैसे। पहले तो ये आपका आइस था, इसका टेम्परेचर हमने मान लिया T1 केल्विन, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस जो है उसको हमने नाम दिया T1 केल्विन। तो ये जो आपका आइस है जिसका टेम्परेचर T1 केल्विन है, जब ये आइस वाटर में कन्वर्ट होगा
तो आपको पता है जितनी भी हीट ये लेगा उस हीट से टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका स्टेट चेंज होगा, है ना। ये आपका जो आइस है जिसका टेम्परेचर हमने नाम दिया T1 केल्विन, इसको जब हमने हीट दिया तो इसने हीट लेकर क्या किया, सबसे पहले अपना स्टेट चेंज करता है, टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, यानी ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 का T1 ही बना रहेगा, लेकिन ये जो आइस था, ये जो सॉलिड था, वो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है। और जब ये सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पर आप देखिए रैंडमनेस थोड़ी बढ़ गई, तो ऐसे में आप ये बोल सकते हैं कि एंट्रोपी में चेंज हो गया। तो यहाँ पर एंट्रोपी में कुछ चेंज हुआ होगा, उसको हमने नाम दिया डेल्टा S1। यहाँ जो एंट्रोपी में चेंज हुआ इसको हम बोल रहे हैं डेल्टा S1। बिल्कुल इसी तरीके से अब ये जो T1 केल्विन वाला आपका वाटर है, जब आप इसको हीट देंगे तो ये T2 केल्विन वाले वाटर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये आप कर लीजिए कि ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर हो गया, T2 केल्विन बोल दिया हमने, एग्जैक्ट 100 नहीं बोल रहे हैं। तो T2 केल्विन वाला ये हमारा वाटर हो गया। तो T1 केल्विन से T2 केल्विन तक जाने में और स्टेट चेंज नहीं हुआ, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो ऐसे में भी अगर आप देखिए तो रैंडमनेस थोड़ी और इधर चेंज हो गई, बढ़ गई, तो यहाँ पर जो एंट्रोपी में चेंज आएगा उसको हम डेल्टा S2 नाम दे रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से ये जो हमारा उबलता हुआ पानी था, अब ये जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर था, जब ये वेपर में स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो स्टीम में कन्वर्ट होने पर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस था, ये भी 100 है, लेकिन स्टेट चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस दौरान भी एंट्रोपी में कुछ चेंज होगा, उसको हम लोगों ने नाम दिया क्या, डेल्टा S3। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। स्टीम की अगर आपको एंट्रोपी निकालनी है, एंट्रोपी या उसके एंट्रोपी में चेंज, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये तीनों एंट्रोपी में चेंज को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल एंट्रोपी में चेंज मिलेगा स्टीम की। ठीक है ना, टोटल एंट्रोपी में चेंज मिलेगा, यहां से वहां तक जाने में जो एंट्रोपी में चेंज हुआ है पूरा, वो हमें मिलेगा इन तीनों को जोड़ने पर। ठीक है, और इन तीनों को जोड़ते टाइम ये बात ध्यान रखना, डेल्टा S1 और डेल्टा S3 मतलब आइस से वाटर में और ये T2 केल्विन वाले वाटर से स्टीम में, T2 केल्विन वाले स्टीम में जाने पर ये बात ध्यान रखना है सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो जब स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो हीट के लिए फार्मूला होता है M इंटू में L, जब स्टेट चेंज होता है। और जब टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट चेंज नहीं होता, तो Q इक्वल टू होता है M इंटू C इंटू ये चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T। तो ध्यान रखना है आपको कि यहां पर जब हम चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे तो हम M इंटू L से चलेंगे, यहां पर भी हम M इंटू L से चलेंगे, लेकिन यहां पर जब हम चलेंगे तो M इंटू C इंटू डेल्टा T से चलेंगे। तो इस वजह से हमने देखिए यहां पर क्या किया है, डेल्टा S1 के फार्मूले में फार्मूला होता है ना M इंटू में L, Q की जगह पर M इंटू L और अपान में T। चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू क्या, डेल्टा Q अपान में T, है ना। ds इक्वल टू DQ अपान T था, तो डेल्टा S इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा Q अपान में T। तो जो डेल्टा Q था वो M इंटू L के बराबर होता है, लेकिन हम बात अभी किसकी कर रहे हैं, बात अगर हम यूनिट मास की कर रहे हैं, अगर हम यूनिट मास की बात करें तो m की जगह पर 1 रखेंगे तो L अपान में T हो जाएगा। और L का मतलब लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा Li अपान में T1। ये हुआ आपका केस नंबर 1 का चेंज इन एंट्रोपी। केस नंबर 2 का अगर आप चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे तो इस केस में आप टेम्परेचर देखिए कहां से कहां जा रहा है, T1 से बदल के T2, तो आप लिखेंगे T1 से T2 और ये dq अपान में T, और ये जो dq है वो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा m इंटू C इंटू डेल्टा T। अगर डेल्टा Q है तो m इंटू C इंटू डेल्टा T, और dq है तो m इंटू C इंटू dt, और मास की जगह पर हमने 1 रखा है क्योंकि हम बात यूनिट मास की कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा C और क्या, ये dt और अपान में क्या T। ठीक है, तो m इंटू C इंटू dt में m की जगह पर 1 हो गया तो C dt अपान में T हो गया, और लिमिट हो गई फ्रॉम T1 टू T2, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा log T, और लिमिट रखेंगे तो log T2 माइनस में log T1 अपान में करेंगे तो log T2 अपान T1 बन जाएगा, और C एज अ कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर करके ये आपको मिल जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से तीसरा केस देख लीजिए, जब हम वाटर से स्टीम की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है, तो ऐसे में आपका फिर से वही Q इक्वल टू M इंटू L वाला फार्मूला आएगा, यूनिट मास के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसको बोलते हैं या स्टीम बोल सकते हैं, तो LS हो जाएगा। तो LS अपान में क्या, टेम्परेचर कितना है, T2 है। ठीक है, तो ये जो तीनों आपने निकाला चेंज इन एंट्रोपी, ये तीनों एंट्रोपी के चेंज को आप ऐड कर लेंगे क्योंकि एंट्रोपी एडिटिव नेचर की होती है, तो आपको टोटल एंट्रोपी की चेंज मिल जाएगी डेल्टा S इक्वल टू Li अपान T1 और C log E T2 अपान T1 प्लस LS अपान में T2। ठीक है, ठीक है, ये प्रोसेस हमने सिर्फ यहां पर इसलिए मेंशन किया है कि आपको पता चले कि स्टेट में चेंज होने पर कैसे इस फार्मूले को यूज करना है, डेल्टा S इक्वल टू डेल्टा Q अपान T को, और जब टेम्परेचर में चेंज हो तो इसको कैसे यूज करना है, और अगर बहुत सारे एंट्रोपी में चेंज आपको मिल रहे हो तो टोटल चेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, सिर्फ इतना आपको समझना है, यहां से कोई फार्मूला या कोई भी चीज को याद करने की कोई जरूरत नहीं। इस तरह के स्टेप्स आपको न्यूमेरिकल के बीच में मिलेंगे जो हम लोग करने जा रहे हैं। अब पूरी थियरी आज की इस क्लास की खत्म हो गई। ठीक है,
चलिए ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। अ साइक्लिक प्रोसेस कंटेन्स 4 स्टेप्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. Heat involved in these processes is given respectively by QAB equal to plus 300 joule, QBC equal to plus 500 joule, QCD equal to minus 100 joule, and QDA equal to minus 200 joule. Then the efficiency in this process is. अच्छा देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जितनी भी क्लासेस मैं उतने लेवल पर आपको बता देता हूं कि जिससे आपके पीजीटी लेवल का एक भी प्रॉब्लम फंसेगा नहीं। इस लेवल पर मैं बता देता हूं। मैं मतलब आपको फिजिक्स पता नहीं कितना बता पाऊंगा ये तो नहीं पता है, लेकिन पीजीटी के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी, है ना। जो भी चीजें मैं स्किप कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है इस तरह के प्रॉब्लम्स को यहां पर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जितना भी आपको पीजीटी में रिक्वायर्ड, आप देखिए अभी सवाल हम लोग कर रहे हैं, एक भी ऐसी बात हो जो हमने क्लास में डिस्कस करी हो। साइक्लिक प्रोसेस आपको यहां पर दिया हुआ है और इस साइक्लिक प्रोसेस में क्या बोल रहे हैं कि 4 स्टेप्स हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए। आप चाहे तो अपना वो कर सकते हैं, जैसे कार्नो हीट इंजन में जो 4 स्टेप्स होते थे पूरे साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, वैसा आप देख सकते हैं इसको, ए बी बी सी सी डी और डी ए। हीट इन्वॉल्व इन चारों प्रोसेस में जो हीट इन्वॉल्व हो रहा था, ए बी प्रोसेस में जो हीट है वो है प्लस में 300 जूल, बी सी प्रोसेस में प्लस में 500 जूल, सी डी प्रोसेस में माइनस में 100 जूल और डी ए प्रोसेस में माइनस में 200 जूल। देन द इफिशियंसी इन दिस प्रोसेस इज, है ना। अब आपको ये पता है कि इफिशियंसी का जो फार्मूला होता है, इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पहले तो W बाई क्या होता है Q1, और इसको जब आप ओपन करते हैं तो W को क्या आता है, ये Q1 माइनस Q2, और अपान में ये कार्नो हीट इंजन की बात अगर करें तो ये आता है आपका 1 माइनस में Q2 अपान Q1। ये आपकी इफिशियंसी का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब आप जरा बताइए कि इस सवाल में Q2 और Q1 होता है, इस सवाल में 4 हीट आपको दिया हुआ है, तो आपको पहले तो तुरंत ये हीट इंजन पर जाना होगा और इसमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये T1 सोर्स था, ये T2 आपका सिंक था, ये हाई टेम्परेचर और ये लो टेम्परेचर, ये सोर्स हुआ, ये सिंक हुआ। और ये जो आपका हीट इंजन है, कार्नो हीट इंजन है, ये क्या करता है, ये आपका यहां से Q1 हीट लेता था और Q2 हीट यहां पर रिजेक्ट कर देता था सिंक को। सोर्स से Q1 हीट लेता था और सिंक को Q2 हीट को रिजेक्ट कर देता था। तो ऐसे केस में आपने इफिशियंसी ईटा इक्वल टू लिखा है 1 माइनस Q2 अपान Q1। Q2 का मतलब जो हीट इसने रिजेक्ट कर दिया इसने, और Q1 का मतलब जो हीट इसने लिया हुआ था। और आपको पता है कोई भी सिस्टम जो हीट को जब वो एब्जॉर्ब करता है वो हीट होता है पॉजिटिव, और जो वो रिमूव करता है वो होता है निगेटिव। जब सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट पॉजिटिव होता है, और जब वो हीट को रिमूव करता है सिस्टम वो निगेटिव होता है। आपने साइन कन्वेंशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो Q की वैल्यू यानी हीट की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब हीट एब्जॉर्ब्ड या हीट टेकन, और Q की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब हीट रिमूव्ड। तो यहां पर आपका ये बात ध्यान रखना कि ये आपका, इसको आप आउटपुट हीट और इसको इनपुट हीट बोल सकते हैं, या हीट रिजेक्टेड बोल सकते हैं और हीट इंजेक्टेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस में Q2 अपान Q1 में ये बात ध्यान रखनी है कि ये वो हीट है जो रिजेक्ट किया गया है और ये वो हीट है जो लिया गया है। और जो रिजेक्ट किया गया वाला हीट होता है वो उसको हम निगेटिव साइन कन्वेंशन लेते हैं, और जो एब्जॉर्ब करते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। तो आप इस पूरे चारों में देख लीजिए, अगर आपको ये देखना Q1 इसमें कौन है तो Q1 वो होगा जो प्लस में होगा। Q1 मतलब जो हीट एब्जॉर्ब किया गया है जो कि पॉजिटिव होता है, जितने प्लस वाले हैं वो Q1 है उनको जोड़ने पर। तो एक है प्लस में 300 और दूसरा है प्लस में 500, तो 300 और 500 मिला करके ये आपका कितना हो गया, ये 800 हो गया। किसकी वैल्यू, Q1 की वैल्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव था। और Q2 कौन होता है, जो हीट रिमूव किया जाता है वो निगेटिव होता है, तो यानी Q2 जो है वो निगेटिव वाले जो लोग होंगे वो Q2 हो जाएंगे। तो Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 100 और माइनस में 200 मिलाकर के माइनस में 300 जूल। और निगेटिव का सिर्फ इतना मतलब है कि ये हीट रिजेक्टेड है, और पॉजिटिव का मतलब है हीट ये यहाँ पर एब्जॉर्ब्ड है। तो बस आपको अगर Q1 और Q2 मिल गया, आउटपुट और इनपुट हीट मिल गया, तो इफिशियंसी अब आप निकाल सकते हैं ईटा इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पर Q2 अपान Q1, और Q2 की वैल्यू है कितनी, 300 रखेंगे, सिर्फ कितना 300 रखेंगे, माइनस तो ये बताने के लिए था और साइन कन्वेंशन, और Q1 की वैल्यू कितनी 800। बस सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5/8। सॉल्व करने पर ईटा की वैल्यू हो जाएगी 5/8, ठीक है। 5/8 मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, ये आगे 10 से 11 क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन है। अब ये देख लीजिए, ये सवाल आपके एग्जाम में आया है। अगर आपको रिजल्ट याद हो सकता है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर वो सारा काम करना पड़ेगा जो आपने पीछे किया था, ठीक है। वो सारी चीजें हमें यहाँ पर करनी पड़ेंगी जो आपने अभी अभी पीछे किया था, ताकि आप एंट्रोपी का चेंज कैलकुलेट कर सके प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। तो आई थिंक यही वाला रिजल्ट आपका आया था, सीपी नहीं, सीपी यहाँ पर पी के साथ में वी था, है ना, पी के साथ में वी होता था। एक बार चेक करते हैं रिजल्ट को, अगर आप रिजल्ट याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो यहां से देख लीजिए, ये क्या था, सीवी था, जब ये वी था तो ये पी था, ये पी था तो ये वी था, ऐसा ही रिजल्ट है। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर, तो यही सेम चीज आपको यहाँ पर देखना है इस वाले क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए सीवी है,
तो यहाँ P है और यहाँ CP है, तो यहाँ पर V है, बीच में प्लस होता था, और लॉग यहाँ पर बेस 10 है, इसलिए यहाँ पर ये नंबर है 2.3026, जिसको हम 2.303 बोलते हैं। ठीक है, ये वही सेम चीज है, ये वही सेम चीज है। ठीक है, तो इसको क्या करें, डेरिवेशन इसका करें या फिर पीछे से आप कर लेंगे? ये डेरिवेशन करना पड़ेगा या फिर आप कर लेंगे? dq इक्वल टू टी डी एस, तो इसका मतलब ds इक्वल टू हो जाएगा dq अपान t। dq इक्वल टू लिखना पड़ेगा du प्लस dw, और अपान में लिखना पड़ेगा t, और इस dw को भी हम ओपन करेंगे तो pdv होगा, तो ये हो जाएगा du को हम चाहे तो लिख सकते हैं cv dt, है ना, du को लिखेंगे cv dt और dw को लिखेंगे pdv, और अपान में हो जाएगा क्या, t। और अब आप इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको s मिलेगा, एंट्रोपी की वैल्यू मिलेगी, तो फ्रॉम ये हो जाएगा cv dt अपान t, और प्लस यहां से मिलेगा p अपान t और क्या, dv। ये हुआ आपका एंट्रोपी का जनरल इक्वेशन। अब इस जनरल इक्वेशन में आपको ये करना होगा कि कुल मिलाकर के सिर्फ आपको चाहिए क्या, प्रेशर और वॉल्यूम। तो सिर्फ आपको अगर, अच्छा सारे लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग कर लेंगे तो फिर इसको छोड़ रहे हैं, ये टाइम आपका फिर सेव कर रहे हैं, लेकिन आप कर जरूर लीजिएगा इसको एक बार, है ना, अपने मन से करिएगा। प्रोसेस आप देख चुके हैं, आंसर आपको अगर नहीं याद हुआ है तो आप कैसे एग्जाम में करेंगे, तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, यही आपका सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली फ्रॉम वॉल्यूम V टू 4V। एडियाबैटिकली मतलब कि हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, डेल्टा क्यू जीरो है। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब डेल्टा क्यू जीरो है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में गैसें जो होंगी वो पाइसन के रूल को फॉलो करेंगी, बायल्स के रूल को फॉलो नहीं करेंगी। और वॉल्यूम जो है पहले V था, बाद में 4V हो गया। स्टार्टिंग एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, ये इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस इज 3/2। स्पेसिफिक हीट का रेशियो 3/2 है, और स्पेसिफिक हीट का मतलब वही Cp और Cv। तो हमने आपको पिछली क्लास में एक फार्मूला लिखा था कि गामा इज इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू होता है Cp अपान में Cv, और इज इक्वल टू होता है Es अपान में Et, और इज इक्वल टू होता है 1+2 अपान में F। ये होता है Cp और Cv का जो रेशियो, उसको लिखने के इतने तरीके होते हैं, इसको हम गामा बोलते हैं। तो ये गामा की वैल्यू क्वेश्चन में Cp और Cv का रेशियो, स्पेसिफिक हीट का रेशियो 3/2 है, मतलब गामा की वैल्यू 3/2 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज दिस, व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस। तो आपको वर्क डन बाय द गैस कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय द गैस। बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि आपको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर अगर आपको वर्क डन बाय द गैस कैलकुलेट करना है, तो W का फार्मूला था एडियाबैटिक प्रोसेस में म्यू आर अपान गामा -1, और ब्रैकेट में था ये क्या, T1 माइनस T2, यही था ना। तो म्यू आर अपान गामा -1 T1 माइनस T2 पे अगर आप जाते हैं तो यहां पर एक प्रॉब्लम फंस रही है कि आपको सिर्फ इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल टेम्परेचर आपको नहीं पता है। इनिशियल टेम्परेचर आपको पता है, फाइनल टेम्परेचर आपको नहीं पता है। बाकी म्यू की बात करें तो कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल 1 रहेंगे। गामा की वैल्यू आपको सवाल में दिया है 3/2, और आर के टर्म में आपको आंसर ही बताना है। तो मेन प्रॉब्लम यह है कि आपको T2 अगर मिल जाए कहीं से तो आपका इस सवाल का जवाब आ जाएगा। इस एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो T2 आपको मिलना चाहिए, और इस T2 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। देखिए V1 दिया हुआ है V के बराबर, V2 दिया हुआ है 4V के बराबर, T1 दिया हुआ है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में लिखेंगे 273 ऐड करके तो 300 केल्विन आ जाएगा, और T2 आपको यहां पर निकालना पड़ेगा। तो अगर T और V के बीच में हम देखें रिलेशन, तो आपको पता है पाइसन रूल को हम ऐसे लिखते हैं ना, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू TV टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T पावर गामा अपान P पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे तो है फार्मूला। तो ये जो पाइसन का रूल है, आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। दो अलग अलग कंडीशंस में आप यूज करेंगे, तो T1 V1 पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 पावर गामा -1। तो यहां से अगर हम रेशियो लें, हमें निकालना है T2, तो एक काम करते हैं, T2 को छोड़ के इसको इधर ले आइए, तो आपको मिलेगा T2 इज इक्वल टू कितना, T1 और V1 अपान V2 और इसका होल पावर गामा -1 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन, और V1 अपान V2, तो V1 अपान V2 करेंगे तो V अपान 4V यानी 1/4 आएगा, और पावर में गामा -1, गामा की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 -1 करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 का मतलब कि स्क्वायर रूट, तो 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे 1/2 हो जाएगा, और 300/2 करेंगे तो 150 आ जाएगा। यानी T2 की वैल्यू यहां पर सॉल्व करने पर आ गई 150 केल्विन, और T1 कितना है 300 केल्विन, वैल्यू रख दीजिए। तो
तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, म्यू मतलब नंबर ऑफ मोल, मेंशन नहीं है मतलब 1 है, आर यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और गामा की बात करें तो गामा इज 3/2 ये माइनस में 1, और यहाँ पर हो जाएगा ये T1 यानी कि 300 केल्विन और T2 यानी कि 150 केल्विन। ठीक है, 3/2 -1 करेंगे तो यह आ जाएगा 1/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2R और इनटू यहाँ से माइनस करेंगे 150, कुल मिलाकर के हो जाएगा कितना 300R। ये हो जाएगी वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, और ये फार्मूला होता है, इसको याद करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं। तो 300R यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपके एग्जाम का एक सवाल है कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज P, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज गामा, देन द एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस इज, है ना। प्रेशर अगर गैस का P है और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट गामा है, यानी कि Cp और अपान में Cv, ये जो स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम पर, अगर इनका रेशियो गामा है और गैस का प्रेशर P है, तो एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ गैस क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले तो आप याद रखें बल्क मॉडुलस का जनरल फार्मूला क्या है। बल्क मॉडुलस का जनरल फार्मूला है माइनस में V और यहां पर है ये dP अपान में dV, ये है बल्क मॉडुलस का जनरल फार्मूला। अब ये फार्मूला आप किसके लिए यूज कर रहे हैं वो अलग बात हो जाएगी, कि आपका जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है ना, प्रोसेस आपका जो है वो एडियाबैटिक है, या फिर वो आइसोथर्मल है, या फिर वो कोई और कैटेगरी का है। कोई और कैटेगरी का मतलब कि हो सकता है कि वो आइसोकोरिक हो सकता है वो आइसोबारिक हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपसे हर एक केस में पूछ सकते हैं, लेकिन दो ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के, बाकी पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि ये जो dP अपान dV है, ये अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आप ग्राफ खींचते हैं तो ये dP अपान dV का जो रेशियो है ये आपको बताता है, जो भी ग्राफ आपको मिलेगा उस ग्राफ का यहाँ पर PV कर्व के अंदर स्लोप दिखाता है। तो स्लोप इज इक्वल टू dP अपान dV। ये क्या बता रहा है, dP अपान dV स्लोप को बता रहा है, इसमें माइनस V से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बता रहा है। तो हम एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं, पहले स्लोप की बात करते हैं। स्लोप को मान लीजिए हम S से रिप्रेजेंट कर दें फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए, छोटा लिखने के लिए। तो एडियाबैटिक के केस में स्लोप, आइसोथर्मल के केस में स्लोप, और आपका ये आइसोकोरिक में स्लोप, और आपका ये आइसोबारिक में स्लोप। तीन चारों केस में पहले स्लोप समझते हैं, फिर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करेंगे। तो आपको याद होगा कि आइसोबारिक की बात करें, इसमें जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो dP अपान dV की वैल्यू निकालेंगे, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर इसका रेशियो लेंगे तो स्लोप 0 आएगा, इस केस में स्लोप 0 हो गया आइसोबारिक में। और वो भी किसका स्लोप, PV कर्व का स्लोप। अगर ये T और S के रूप में होता, टेम्परेचर और एंट्रोपी के टर्म में होता, तो स्लोप DT अपान DS होता, ये dP अपान dV है। ठीक है, तो यहां पर स्लोप dP अपान dV की वैल्यू आइसोबारिक में 0 हो गया, क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसमें चेंज 0 हो जाएगा। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। आइसोथर्मल के केस में और एडियाबैटिक के केस में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यहां पर आपका बॉयल्स लॉ के इक्वेशन से, यहां पर आपके पॉइसन लॉ के इक्वेशन से, उन दोनों को डिफरेंशिएट करके फाइनली हम dP अपान dV निकालते हैं। तो आपको पता है आइसोथर्मल के केस में जो आपको मिलता है ये स्लोप, वो आता है माइनस में P अपान V, और यहां पर जो स्लोप मिलता है वो माइनस में गामा P अपान V आता है। ठीक है, ये इनके स्लोप हो गए चारों के। अब हम बात कर लेते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी B की। तो इसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, देखिए स्लोप को, ये पूरे स्लोप को माइनस V से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस और ये माइनस प्लस हुआ, और ये जो पूरा टर्म है जब आप उसको V से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V कैंसिल हो जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गामा P के इक्वल आएगा, और इसी को हम लोग ES से रिप्रेजेंट करते हैं, ES से। इसके केस में सब कुछ वही है, बस गामा नहीं आएगा, तो यानी यहां पर जो आएगा आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम ET बोलेंगे, वो आपको प्रेशर P के इक्वल मिलेगा। इसके केस में एंट्रोपी को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना आ जाएगा, यहां पर इंफिनिटी आ जाएगा। और इसके केस में जब स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये टोटल 8 सवाल आपके रेडी हो गए, ये टोटल 8 क्वेश्चन है अपने आप में। सबका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा जाता है और सबका स्लोप भी पूछा जाता है, फिर इनका रेशियो वगैरह भी पूछा जाता है। तो ये टोटल 8 सवाल आपके रेडी हो गए। यहां से ये जनरल फार्मूला भी आपने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का देख लिया, स्लोप का इक्वेशन भी किस तरह से आता है ये भी आपने देख लिया। ठीक है, तो इसी में से अभी एक दो आपको आगे मिल जाएंगे सवाल, इसी में हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो हमें एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताना था, तो एडियाबैटिक वाले केस में गामा P के इक्वल आता है, और आइसोथर्मल में सिर्फ P के इक्वल आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, गामा P, है ना, जिसको हम ES से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप देख लीजिए, अगर ये जो ES है ये गामा P के इक्वल है, और ये जो आपका ET है वो P के इक्वल है, तो दोनों का रेशियो अगर ले लेते तो ये सॉरी P से ये P कैंसिल हो जाता, तो गामा इक्वल टू हो जाएगा ES अपान ET, यही चीज लिखा जाता था वहां पर पीछे। ठीक है, चलिए
नोट करना है तो नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम टू 4 टाइम्स थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, द चेंज इन एंट्रोपी इज। देखिए ये जो सवाल है वो आपके एग्जाम में ऑप्शन गलत तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ जो एल होना चाहिए था, अगर आप उसको पढ़ रहे होंगे, पहले ट्राई किया होगा, तो गलत लिखा था। यहाँ पर सब जगह ऐसे स्ट्रेट लाइन था एल की जगह पर। मतलब आपके बुक पेपर में इतनी सारी गलतियां हैं ना, वैसे भी आंसर ना आए। अगर आप ट्राई करते होंगे तो बहुत सारे आंसर इसलिए नहीं आते क्योंकि वो गलत लिखा है, ऐसे लिखा था, और जहां एन होना चाहिए था वहां ईटा बना हुआ है ना। तो इस तरह की कुछ मिस्टेक थी इसमें। तो 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस इंक्रीजेज इट्स वॉल्यूम टू 4 टाइम्स थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, द चेंज इन एंट्रोपी इज। आपको एंट्रोपी में चेंज कैलकुलेट करना है और वॉल्यूम जो है वो 4 गुना बढ़ रहा है। प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है। प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल। तो जरा देखिए एंट्रोपी में चेंज डी एस इक्वल टू ये डी क्यू अपान टी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें और डी क्यू की जगह पर हम लिखें डी यू प्लस डी डब्ल्यू और अपान में टी लिखें, है ना। बात अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की हो रही तो टेम्परेचर जो टी होगा वो होगा कांस्टेंट, है ना। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का यूनिक फंक्शन होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती सिर्फ और सिर्फ। अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम जीरो लिख देंगे यहाँ पर। तो एंट्रोपी में चेंज डी एस इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू की जगह पर चलिए डी डब्ल्यू हो गया और अपान में क्या हो गया टी। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस निकल के आएगा, यहां पर ये हो जाएगा इंटीग्रेट करने पर जो डी डब्ल्यू है वो डब्ल्यू बन जाएगा, यानी कि वर्क डन हो जाएगा, और अपान में क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। यानी अगर हमें इस आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज निकालना है तो हमें आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालना होगा, फिर उस वर्क डन को टेम्परेचर से डिवाइड करना होगा, तो चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगा। सिंपल सी ये बात है। और आपको ये पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन का फार्मूला होता है म्यू आर टी लॉग बेस ई, और यहाँ V2 अपान में V1। और अगर प्रेशर के टर्म में लिखें तो म्यू आर टी लॉग बेस ई, और यहां पर होता है P1 अपान में क्या P2। ठीक है, ये फार्मूला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का। यहां पर आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना होगा, क्योंकि बात यहां पर वॉल्यूम के केस में चल रही है। वॉल्यूम 4 गुना किया जा रहा है, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का 4 गुना है। तो V2 की वैल्यू जो होगी वो V1 की 4 गुनी है। तो V2 की जगह पर जैसे आप 4V1 रखेंगे, V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, लॉग क्या बचेगा, लॉग 4 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप लिखेंगे डेल्टा W इक्वल टू म्यू, म्यू कहीं दिया नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स कहीं नहीं दिया, तो 1 हो जाएगा ये। तो ये हो गया R और T, और ये लॉग बेस E, और ये वॉल्यूम हो जाएगा 4V1 और अपान में V1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये डेल्टा W आपको मिल गया, और ये डेल्टा W आप यहां पर रख करके T से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको चेंज इन एंट्रोपी मिल जाएगा। तो क्या हुआ, R T लॉग बेस E, और ये हो जाएगा आपका 4 और डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा R। और आपको पता है लॉग बेस E को ही LN बोलते हैं, लॉग बेस E को ही LN लिखते हैं, और यहां पर ये हो जाएगा क्या 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंट्रोपी में चेंज का एक्सप्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा RLN4, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 पिछली क्लास में डिराइव कराया था, फिर से कर देते हैं जल्दी से। इफिशियंसी ऑफ अ कार्नो इंजन इज ईटा एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नो रेफ्रिजरेटर इज के, रिलेशन बिटवीन ईटा एंड के, है ना। तो आपको पता है अगर हम कार्नो इंजन की बात करें या हीट इंजन की बात करें तो ये इंजन हुआ, ये सोर्स हुआ, और ये सिंक हुआ। ठीक है, यहां से हीट लेता है Q1, कुछ इसमें से करता है एक्सटर्नल वर्क, और बाकी हीट दे देता है किसको, सिंक को। सोर्स का टेम्परेचर हाई है T1 और सिंक का टेम्परेचर लो है T2। ये हुआ हमारा कार्नो इंजन का मतलब स्ट्रक्चर। अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो सब कुछ ऐसे ही आप बना लीजिए, बस इसमें कहानी को उल्टा कर देना है। ये क्या करता है कि यहाँ सिंक T2 लो टेम्परेचर और ये सोर्स T1 हाई टेम्परेचर, ये उल्टा इधर से हीट इधर ले जाता है निकाल करके, इसका नाम भी Q2 ही रहेगा। लेकिन ये निकालने के लिए इसको और बाहर करने के लिए इसको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, है ना। और एक्सटर्नल वर्क करके इसने Q2 हीट जो निकाला, इसको और इसको मिला करके जो टोटल हीट है वो Q1 इसने दे दिया सोर्स को। ये आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, ये आपका हीट इंजन हो गया। इसके केस में आपका इफिशियंसी ईटा इक्वल टू फार्मूला होता है W/Q1। W/Q1 मतलब जितना इसने वर्क किया है और जितना हीट लिया था, तो हीट जो लिया था वो और ये जो वर्क किया था वो, तो W/Q1। और W का मतलब आपको पता ही है, यहाँ Q1 माइनस Q2 के इक्वल आता है, तो Q1 माइनस Q2 अपान में Q1 डिवाइड करके देख लीजिए,
तो ये ईटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में Q2 अपान में Q1, और Q2 अपान Q1 T2 अपान T1 के इक्वल था, इसलिए 1 माइनस में T2 अपान T1। ये हुआ हमारा इफिशियंसी का फार्मूला। इसी तरह से इसमें होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला बिल्कुल इसी का उल्टा कर दीजिए। W बाई Q था तो ये Q बाई W हो जाएगा, और यहाँ पर Q Q1 था, यहाँ पर Q जो होगा ऊपर वो Q2 हो जाएगा, तो Q2 अपान में W, ठीक है। और ये हो जाएगा Q2 अपान में W की जगह पर ये आता है आपका Q1 माइनस Q2, और टेम्परेचर के फॉर्म में यही एक्सप्रेशन आता है, इक्वल टू करके आगे लिख रहे हैं। Q1 के इक्वल नहीं है, इसके इक्वल है, यहाँ पर ये आता है T2 अपान T1 माइनस T2, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए आप एक काम करिएगा, टेम्परेचर का रेशियो यहाँ से निकालिए, तो इसको रिवर्स करिएगा तो 1 अपान K इक्वल टू बनेगा T1 माइनस T2 और अपान में T2, है ना। डिवाइड करिएगा तो आएगा T1 अपान T2 और माइनस में 1, है ना। T2 अपान T1 करेंगे तो 1, इस साइड आके प्लस होगा तो 1 अपान K प्लस 1 इक्वल टू T1 अपान T2। यहाँ से अगर हम इसको ऐड करें तो K प्लस 1 अपान K आएगा T1 अपान T2 के इक्वल, तो हम सीधे लिख रहे हैं T2 अपान T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K अपान 1 प्लस K, ऐसा आएगा। यहां से भी निकालते हैं T2 अपान T1, तो ये हो जाएगा हमारा T2 अपान T1 इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा 1 माइनस में ईटा के इक्वल। तो ये T2 अपान T1, ये T2 अपान T1 दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो 1 माइनस ईटा इक्वल टू हो जाएगा K अपान 1 प्लस K। तो यहां से ईटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में K अपान 1 प्लस K, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस K माइनस K और अपान में 1 प्लस K से K ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा ईटा इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस K, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ईटा इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस K। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, कल ही के क्लास में इसको किया था अभी। तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती हैं क्वेश्चंस में, वो थियरी के साथ ही हम ऐड करते चलते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाए। ये सवाल देखिए कि द मोटर इन अ रेफ्रिजरेटर हैज पावर आउटपुट ऑफ 200 वॉट। अगर सवाल को समझना है तो स्ट्रक्चर दिमाग में अगर चलता है तो ज्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर ये आपका रेफ्रिजरेटर था, ये मोटर ने कुछ वर्क किया था, एक्सटर्नल है ना, मोटर ने वर्क किया था, ये आपका सिंक था और यहाँ पर आपका सोर्स था। टेम्परेचर ये T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, इधर से ये हीट ले जाएगा Q2 और इधर मिला करके देगा क्या, Q1। ये सिचुएशन है रेफ्रिजरेटर की। तो कह रहे हैं कि दी मोटर इन अ रेफ्रिजरेटर हैज अ पावर आउटपुट ऑफ 200 वॉट। ये जो मोटर है वो 200 वॉट पावर देता है। द फ्रीजिंग कंपार्टमेंट इज एट 270। फ्रीजिंग कंपार्टमेंट मतलब जिसको फ्रीज करना है, जिसको ठंडा करना है, जिसमें से हीट को बाहर निकालना है। तो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट का टेम्परेचर 270 केल्विन है एंड द आउटसाइड एयर इज एट 300 केल्विन। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लाना चाहते हैं तो यहां पर आपको लिखना होगा 300 केल्विन, लेकिन आपके पेपर में दिया हुआ यहां पर 200 केल्विन, ठीक है। लेकिन ऑप्शन यही सारे दिए और 200 केल्विन से एक भी ऑप्शन इसमें से मैच नहीं करेगा, 300 से ये वाला मैच करेगा, ठीक है। तो पेपर में 200 लिखा है, अगर आप सॉल्व करके आंसर मैच कर रहे होंगे तो परेशान हो रहे होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। वहां पर 200 दिया लेकिन रहेगा 300 यहाँ पर, तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो यानी कहने का मतलब कि ये जो एयर है, ये जो आपका सोर्स है, मतलब इसको ठंडा करना है, और ठंडा करने का मतलब यहाँ से हीट निकाल के ऐसे बाहर एयर में डालना है। तो ये जो हमारा एक तरह से कह लीजिए सोर्स है, जो हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर। अब एक और बात है बड़ी इंटरेस्टिंग, कि अगर जिसको ठंडा करना है उसका टेम्परेचर है 270 केल्विन, और जो हमारा ये हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर है 200 केल्विन होगा, तो कहां फिर ये बात हुई वो, है ना। ये तो हमारा सोर्स होता है, ये हॉट बॉडी होता है, ये कोल्ड बॉडी होता है, इसका टेम्परेचर कम होता है। तो अगर इसको 270 लेंगे तो ये 200 हो ही नहीं सकता, हमेशा 270 से ज्यादा ही होगा। सिंपल सी बात है, 300 यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही आएगा। तो कुल मिलाकर के इस सवाल में आपको T1 दिया हुआ है 300 केल्विन, आपको जो T2 दिया हुआ है कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर वो है 270 केल्विन, और ये जो मोटर आप यहाँ लगाए हैं जिससे आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, वो मोटर आपका जो है 200 वॉट पावर सप्लाई देता है। तो कह रहे हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फ्रीजिंग कंपार्टमेंट इन 10 मिनट्स इज। ये जो हीट ये निकालेगा यहाँ से, इस पूरे कंपार्टमेंट से, फ्रीजिंग कंपार्टमेंट से, कितने मिनट में, 10 मिनट में वो हीट हमें Q2 पता करना है। तो आप देखिए क्या दिया है आपको, पावर दिया हुआ है कितना, 200 वॉट, और आपको टाइम कितना दिया हुआ, टाइम कितने की बात कर रहे हैं, 10 मिनट की बात कर रहे हैं। निकालना क्या है हमें, मैक्सिमम जो हीट वो वहां से निकालेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा Q2, ठीक है। तो अगर P और T आपको दिया है तो कितना ये वर्क कर रहा है, ये आपका जो मोटर है अगर वो 200 वाट पावर सप्लाई कर रहा है तो 10 मिनट में कितना वर्क करेगा, W हम निकाल सकते हैं क्योंकि P इक्वल टू होता है W बाई टी। तो यहाँ से आपको W मिल जाएगा P इंटू टी, और P है आपका कितना 200 वाट, और ये टाइम T है 10 मिनट, है ना। वाट का मतलब जूल पर सेकेंड, तो मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो ये होगा 10 और 1 मिनट है तो ये 60 सेकंड हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 और 2 12 हो जाएगा, 2 3 और 1 4, ये हो जाएगा 10 टू पावर 4। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इतना क्या, इतना जूल W की वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपको W पता चल गया और T1 और T2 भी पता है तो आपको निकालना है Q2। तो इसके लिए आप एक काम करिए, ये फार्मूला आप यूज कर लीजिए, कौन सा,
इसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के का फार्मूला के इक्वल टू होता है Q2 अपान W, के इक्वल टू होता है Q2 अपान W, और इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद आया था क्या Q2 अपान Q1 माइनस Q2, और इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद आता है T2 अपान T1 माइनस T2। ध्यान से देखिए, आपको टेम्परेचर पता है T1 T2 और आपको W भी पता है और आपको Q2 निकालना है, जबकि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू तीनों इक्वल है, तीनों कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, Q2 अपान W इक्वल टू T2 अपान T1 माइनस T2, तो यहां से हमें सीधा सीधा Q2 कितना मिलेगा, Q2 इक्वल टू मिलेगा, इस पूरे पार्ट में W से मल्टीप्लाई करेंगे, W इंटू T2 अपान T1 माइनस T2, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये W है हमारा 1 to 10 पावर 4 और T2 है कितना 270, ये हो जाएगा 270, और अपान में T1 माइनस T2, तो T1 माइनस T2 तो 300 माइनस 270 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, यहां से इसको मल्टीप्लाई किया 9 और 9 और 12, 12 और 9 से गुणा करेंगे तो 108 बनेगा, तो 108 इंटू 10 टू पावर 4, इतना क्या हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, ये जूल में था तो ये पूरा आंसर भी जूल में आएगा क्योंकि ये डायमेंशनलेस है, इतना जूल, और ऑप्शन में पॉइंट करके लिखा है तो 1.08 इंटू 10 टू पावर 6 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, ये जूल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसको आप जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़िए, अगला सवाल। टोटल 20 क्वेश्चन है, अभी जा नहीं सकते आप लोग क्योंकि आज की इस क्लास में थियरी का हमारा कोई मतलब नहीं था, हमने थियरी इसलिए बता दिया क्योंकि वैसा एक सवाल यहाँ पूछा गया था। ठीक है, और एंट्रोपी का वो बेसिक एक फार्मूला है कि ds इक्वल टू dq अपान t करके, बाकी कोई मतलब नहीं था पीछे की थियरी को, इसलिए हमने उसको बहुत ज्यादा स्किप भी किया है, उसके ऊपर कोई टाइम नहीं दिया। ठीक है, 20 क्वेश्चन है और पूरा का पूरा यहाँ पर करेंगे। For a Carnot engine using an ideal gas, the adiabatic expansion ratio is 4 and the value of gamma is 3/2. Calculate the value of efficiency of engine. ये भी आपके एग्जाम का सवाल है। सबसे पहले तो प्रोसेस जो है कौन सा हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो दिया हुआ है 4। हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब भी कभी एक्सपेंशन रेशियो आपको दिया जाए या कंप्रेशन रेशियो दिया जाए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वॉल्यूम का रेशियो दे रहे हैं कि वॉल्यूम कितना एक्सपेंड हो गया या कितना कंप्रेस हो गया। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसमें एक्सपेंशन हो रहा है और एक्सपेंशन रेशियो 4 है, मतलब कि जो भी एक्सपेंशन हुआ, जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का 4 गुना है, इसी चीज को बोल रहे हैं एक्सपेंशन रेशियो, और प्रोसेस एडियाबैटिक था इसलिए इसका नाम रख दिया एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो, है ना। तो एक्सपेंशन रेशियो का मतलब यहां पर है क्या, एक्सपेंशन रेशियो का मतलब है V2 अपान V1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये सवाल में आपको दिया हुआ है इनडायरेक्टली, अगर आप ये लैंग्वेज नहीं समझते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। गामा की वैल्यू भी गिवन है, गामा इज इक्वल टू 3/2, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इफिशियंसी ऑफ द इंजन। तो इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, इफिशियंसी का फार्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू, इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू होता है W अपान में Q1, है ना, और W अपान में Q1 इज इक्वल टू होता है आपका फिर Q1 माइनस Q2 और अपान में Q1, फिर इसको सेपरेट करते हैं तो 1 माइनस में Q2 अपान Q1, फिर इसको लिखते हैं 1 माइनस में T2 अपान T1, ये ना। ठीक है, तो अगर हमें इफिशियंसी निकालनी है तो हमें सबसे पहले T1 और T2 निकालना पड़ेगा, T1 और T2 का रेशियो निकालना पड़ेगा, हमें T2 अपान T1 यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं, और परसेंटेज में निकालने के लिए बाद में 100 से मल्टीप्लाई। तो अगर हमें वॉल्यूम का रेशियो दिया है, गामा दिया हुआ है और एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो वॉल्यूम की हेल्प से टेम्परेचर निकालना आपको आता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम की हेल्प से टेम्परेचर निकालना आता है, आप वही पाइसन का रूल यूज करेंगे क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, और ये बोलता है कि PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट और TV पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन है। तीसरा भी होता है आपका टेम्परेचर और प्रेशर का, तो यहां पर हमें पता है कि हम लिख सकते हैं T1 V1 पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 पावर गामा माइनस 1, और हमें चाहिए T2 अपान T1 की वैल्यू, तो हम यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं T2 अपान T1, यानी T2 अपान T1 इज इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा V1 अपान V2 होल पावर गामा माइनस 1, और V1 अपान V2 आप यहां से रख सकते हैं इसका उल्टा 1/4, तो यहाँ पर 1/4 और इसका होल पावर गामा की वैल्यू कितनी 3/2, तो 3/2 और माइनस में 1, 3/2 माइनस 1 करेंगे 1/2 आएगा, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 बन जाएगा, तो T2 अपान T1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/2, यहाँ रख देंगे, तो ईटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस में 1/2, यानी कि आ गया 1/2 इफिशियंसी की वैल्यू। लेकिन परसेंटेज में बताना है तो इफिशियंसी इन परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 50%, 50% यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर का रेशियो ध्यान रख देंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
अच्छा, ऐसे 2-3 सवाल आपके और भी हैं। टोटल हम 11 सवाल यहाँ डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के, लेकिन 2 सवाल शायद और भी हैं जिनको हमने नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक हीट का और गामा का थोड़ा उसमें इंपॉर्टेंस ज्यादा था, कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। और आपको अभी हमने स्पेसिफिक हीट और गामा के बारे में कोई बात नहीं करी है उस तरह से, जबकि उसमें जो आपके लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं वो भी यूज हो रहे थे, तो वो हमने क्वेश्चन यहाँ पर नहीं किया। जैसे हम लोग गामा के बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ लेंगे आगे की क्लासेस में, फिर हम उन बचे हुए क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, equal mass m of same liquid at temperature T1 and T2 are mixed, then the entropy change in this process is। ठीक है, अब जो भी हमने पीछे आपको एंट्रोपी के बारे में थियरी दिखाया, अगर उस थियरी में कुछ नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, बस इतना समझ लेना था आपको कि एंट्रोपी में चेंज निकालने के लिए कैसे वैल्यू रखनी होती है, और टोटल एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए सभी एंट्रोपी चेंज को हमें ऐड करना होता है। ये एडिटिव नेचर का होता है, योगात्मक नेचर का ये होता है। ठीक है, बस इतनी बात याद रख लेनी है, तो ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए, दो सेम लिक्विड हैं, दोनों का मास भी सेम है, और उनका टेम्परेचर कह रहे हैं कि T1 से बदल करके T2 हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये M1 M मास है, ये M मास है, और दोनों सेम तरह के मटेरियल्स हैं, जब इनको हम आपस में मिला रहे हैं तो इनका जो कॉमन टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2, जब इनको मिलाएंगे तो इनका कॉमन टेम्परेचर बनेगा T इक्वल टू T1 प्लस T2 और अपान में क्या 2। ठीक है, ये होगा इनका कॉमन टेम्परेचर, ये होगा इनका कॉमन टेम्परेचर, इनके एवरेज के इक्वल। ठीक है, अब यहां पर ये जो आपका फार्मूला आया कि एक्चुअली देखिए, एक फार्मूला ऐसा होता है कि C इक्वल टू T इक्वल टू होता है M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2, और अपान में होता है ये आपका, ये अपान में आपका होता है T1 प्लस, नहीं, अपान में होता है M1 C1 प्लस M2 C2। ठीक है, यहां मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, बट आई थिंक इसी तरह का ये फार्मूला होता है। तो जब दोनों बिल्कुल सेम टाइप के होंगे तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट यहां से कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, T1 प्लस T2 और ये 1 मिलकर के 2 बनेगा, तो T1 प्लस T2 अपान 2 आ जाएगा, है ना। इस तरह का एक फार्मूला होता है जिससे ये चीज हम किसी भी दो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स के लिए कॉमन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ दोनों बिल्कुल सेम टाइप के थे, सेम अमाउंट था, तो इससे हम सिंप्लीफाई करें तो T1 प्लस T2 अपान 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि हाँ ठीक है, अगर ये दोनों सेम टाइप के मिक्सर हैं तो इनका जो कॉमन टेम्परेचर आएगा वो आ जाएगा, मतलब इनको मिलाने के बाद जो टेम्परेचर बनेगा वो बनेगा T1 प्लस T2 अपान 2। अब ध्यान समझिए, जिसका टेम्परेचर पहले T1 था वो बदल के हो गया T1 प्लस T2 अपान 2, और जिसका टेम्परेचर पहले T2 था उसका बदल कर हो गया क्या, T1 प्लस T2 अपान 2। इसका भी टेम्परेचर बदला और इसका भी टेम्परेचर बदला, मतलब इसके भी एंट्रोपी में चेंज हुआ और इसके भी एंट्रोपी में चेंज हुआ, और दोनों की एंट्रोपी में चेंज को अगर हम ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा क्या, देन द एंट्रोपी चेंज इन दिस प्रोसेस, कि इनको मिलाने के बाद जब इनका कॉमन टेम्परेचर ये हो जाएगा तो इसका भी टेम्परेचर बदला इसलिए इसकी भी एंट्रोपी बदली, इसका भी टेम्परेचर बदला मतलब हीट का ट्रांसफर हुआ इसलिए इसकी भी एंट्रोपी बदली। इसके एंट्रोपी चेंज को हम डेल्टा S1 बोल देते हैं, इसके एंट्रोपी चेंज को हम डेल्टा S2 बोल देते हैं। तो टोटल इस प्रोसेस में जो एंट्रोपी में चेंज होगा, अगर वो आपको निकालना है डेल्टा S, तो ये हो जाएगा डेल्टा S1 और प्लस में क्या, डेल्टा S2, है ना। और हम दोनों के लिए फार्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा S इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जो कि ds इक्वल टू होता था dq अपान t, तो डेल्टा s इक्वल टू हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि dq और अपान में t इसका इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ पर भी आपका हो जाएगा क्या, जैसे आप देखे थे स्टीम वाले केस में जब स्टेट चेंज हो रहा था, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, तो Q इक्वल टू M इंटू L से चलते थे। लेकिन जब टेम्परेचर चेंज हो रहा था कि T1 केल्विन वाला वाटर T2 केल्विन वाले वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, तो dq की जगह पर हमने लिखा था M इंटू C इंटू dt टाइप से, तो वो चीज हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो पहले हम ऐसे फार्मूला लिखते थे, dq अपान में t, पहले वाले का टेम्परेचर T1 से बदल करके गया है कहां तक, T1 प्लस T2 अपान 2 तक, दूसरे वाले का टेम्परेचर T2 से बदल कर कहां गया है, T1 प्लस T2 अपान 2 तक, है ना। और यहां पर फार्मूला यूज कर लेंगे, तो डेल्टा S इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डेल्टा S इक्वल टू हो जाएगा M इंटू C इंटू dt, फार्मूला होता है dq का, और अपान में t है ही, और ये हो जाएगा फ्रॉम T1 टू, ये लिमिट फ्रॉम T1 टू T1 प्लस T2 अपान 2। फिर यहां पर भी आपका यही M इंटू C कॉमन हो जाएगा और अंदर बचेगा dt अपान में t, और यहां पर हो जाएगा फ्रॉम T2 से T1 प्लस T2 अपान 2। समझ रहे हैं, बिल्कुल प्रोसेस वही सेम है कि dq अपान t है, dq अपान t है, ये T1 से यहां तक गया है, ये T2 से यहां तक गया है। अब dq का फार्मूला वही फार्मूला होता है, dq इक्वल टू m इंटू c इंटू dt, तो वो हमने लिख दिया क्योंकि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, तो m इंटू c इंटू dt यहाँ पर और m इंटू c इंटू dt यहाँ पर, दोनों में से m इंटू c को हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, log t यहाँ भी आएगा, log t यहाँ भी आएगा। फिर उसमें हम लिमिट यूज कर लेंगे, है ना। तो लिमिट जब यूज करेंगे तो अब देखिए स्पेस की कमी है, इस वजह से हम एक काम करते हैं, किसी एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले पार्ट में ये चीज को हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो हमें रोकना पड़ेगा किसी एक को, या सबको हटा देते हैं, किसी एक पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। डेल्टा S1 को हम सॉल्व करते हैं, तो डेल्टा S1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा M इंटू C बाहर आया था, और यहाँ dt अपान t था, dt अपान t, और लिमिट फ्रॉम T1 से T1 प्लस T2 अपान 2। अब dt अपान t का इंटीग्रेशन log t हुआ, तो M इंटू C, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हमने किया तो log बेस e, और यहाँ पर t, और टेम्परेचर हुआ T1 से लेकर कहाँ, T1 प्लस T2 अपान 2 तक। अब इसमें लिमिट यूज कर लीजिए,
लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो डेल्टा S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू सी लॉग बेस ई, और यहाँ जो t है वहां पर हम रखेंगे पहले ये वैल्यू रखेंगे फिर माइनस लगा कर तो log m अपान n का फार्मूला सीधे लग जाएगा कि t1 प्लस t2 अपान 2 डिवाइडेड बाई t1 यानी कि 2t1, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करने लिमिट रखने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये बात आप समझ गए। दूसरे वाले केस में जब आप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सेम टाइप का रिजल्ट आएगा। वो t2 से स्टार्ट हुआ था और t1 प्लस t2 अपान 2 तक गया था, तो यहां पर हो जाएगा क्या, log बेस e, और आंसर आएगा t1 प्लस t2 और अपान में हो जाएगा 2t2। ये हुआ इक्वेशन 1, पहले का एंट्रोपी चेंज, ये दूसरे का एंट्रोपी चेंज। टोटल एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए आपको इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एंट्रोपी में चेंज ऐसे ही निकलता है सभी को ऐड करने से। तो जब सभी को आप ऐड करिएगा ये कॉमन हो जाएगा m इंटू सी, और log m प्लस log n बचेगा, और log m प्लस log n हो जाता है log m इंटू n, तो ये और ये मल्टीप्लाई, तो t1 प्लस t2 अपान 2t1 इंटू क्या आएगा, t1 प्लस t2 और अपान 2t2, ये आ जाएगा, है ना। इसको जब प्लस करेंगे तो log m प्लस log n आएगा, और log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, अगर हमको इसको ऑप्शन से मैच कराना है तो ऑप्शन मैच कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m इंटू सी, और ये दोनों का होगा, ठीक है। देखिए यहां पर होगा इन दोनों का क्या, स्क्वायर, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, और यहाँ t1 इंटू t2 और पावर में अपान में क्या 4, तो अपान में 4 आ रहा है, और इस हिसाब से हमें कुछ करना पड़ेगा इसके एडजस्टमेंट में ताकि ये ऑप्शन मैच कर जाए। तो डेल्टा एस इक्वल टू यहाँ पर हो गया m इंटू सी, और ये हो गया log बेस e, और ये t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, तो t1 प्लस t2 का होल पावर 2, और अपान में t1 है और ये t2 है, तो ठीक है एक काम करिए, t1 प्लस t2 का होल पावर 2 लिखिए। ये जो t1 और t2 है तो क्या हम इसको रूट में t1 और t2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके बाहर ये क्या है, 2 और 2 को क्या बोल देंगे, 4 बोल देंगे, है ना। अब अगर हमें इसका, ये देखिए इसका भी पावर 2 है और इसका भी पावर 2 है, तो हम चाहे तो इसका और इसका होल पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा log m पावर, या तो ये जो ये आपको 4 दिख रहा है ना, इसको आप कर लीजिए 2, इसको आप कर लीजिए 2 का पावर 2, तो ये बन जाएगा m इंटू सी और log बेस e, और t1 t2 अपान 2 और अंडर रूट t1 t2 का होल स्क्वायर। इस पूरे पार्ट को हम लिख सकते हैं क्या, t1 प्लस t2, और ये जो 2 का स्क्वायर है इसको हम सिर्फ अपान में 2, और ये जो है वो अपान में इसको लिखेंगे रूट में t1 और t2, हम इस पूरे पार्ट का कर सकते हैं होल स्क्वायर। और जब हम इस पूरे पार्ट का होल स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 2 जो है वो सामने चला आएगा, तो बन जाएगा 2 इंटू m इंटू सी और log बेस e, और यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा t1 प्लस t2 अपान 2 डिवाइडेड बाई रूट में आएगा t1 और t2। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस की कमी है, बट आप समझिए इस चीज को हमने किया क्या कि t1 प्लस t2 है तो हमने t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर किया। यहाँ t1 और t2 है, होल स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, तो t1 और t2 को हम चाहे तो रूट के अंदर t1 और t2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। रूट में t1 और t2 का होल स्क्वायर करेंगे तो t1 t2 मिल जाएगा। और ये जो 2 है और ये जो 2 है इसको हमने इसी तरह से लिखा, t1 प्लस t2 अपान 2, t1 प्लस t2 अपान 2, यानी t1 प्लस t2 अपान 2 का होल स्क्वायर, और ये रूट में t1 और t2 का होल स्क्वायर, तो सबका हमने इकट्ठा एक साथ होल स्क्वायर कर दिया और log m पावर n लगा दिया, तो 2 आ गया सामने। ठीक है, तो 2 जब सामने आ जाएगा तो ये जो m इंटू सी था वो 2 इंटू m इंटू सी हो जाएगा, और t1 प्लस t2 अपान 2 आ जाएगा, और अंडर रूट t1 t2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, इसको आप जल्दी करें थोड़ा सा क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल हैं, अभी बहुत सारे सवाल करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन दिख नहीं रहा क्योंकि उसके ऊपर हमने लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए पेपर में ढूंढना पड़ेगा ये कौन से नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आ गया है सॉल्व करने के बाद। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि इन अ टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम द स्लोप ऑफ आइसोकोरिक कर्व एट टेम्परेचर T इज गिवन बाय, ये बहुत फेमस सवाल है, ये जो आपके एग्जाम में दिया हुआ है ना सवाल, ये इस वाली बुक की अगर हम बात करें तो इस वाली बुक में ये एग्जाम्पल में है, और पिछला सवाल भी एग्जाम्पल में है, और इसकी एक और वेराइटी होती है, इस वाले सवाल की एक और वेराइटी है। ये जो आइसोकोरिक पूछा हुआ है यहाँ पर आइसोबारिक भी पूछता है, और फिर आइसोकोरिक और आइसोबारिक दोनों ही केस में जो टीएस डायग्राम में स्लोप निकल के आता है उनका कंपैरिजन भी पूछा जाता है, कौन ज्यादा और कौन कम है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आएगी, है ना, और ये बहुत ही वेल नोन सवालों में से है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। पिछला सवाल भी वैसा ही था, पिछला जब सवाल भी जो है वो बहुत सारे बुक्स में आपको एग्जाम्पल में सोल्यूशन उसका मिलेगा, वही सब आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
तो आपको टी एस डायग्राम की बात करनी है, तो टी एस डायग्राम का मतलब ये हुआ आपका टी, ये हुआ आपका एस, है ना, ऐसा डायग्राम। पीवी वाले में क्या होता था, इधर पी लिखते थे इधर वी लिखते थे, ऐसा करके। तो यहां पर जो टी एस डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी जो डायग्राम है, उसका जो भी आपको स्लोप चाहिए किस वाले प्रोसेस का, अब देखिए आपको पता है आइसोथर्मल का ऐसे मिलता है, एडियाबैटिक का ऐसा मिलता है, इसमें आइसोथर्मल ऐसे मिलता है, एडियाबैटिक ऐसे मिलता है, फिर आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक। जो कार्नो साइकिल में 4 स्टेप्स आपको मिलते थे, पीवी डायग्राम में आप देखते थे, पीवी डायग्राम में आपको ये कुछ ऐसे मिलता था, कैसे, ये कुछ ऐसे आपके आइसोथर्मल होते थे और ऐसा कुछ आपका एडियाबैटिक होता था। तो पीवी में अलग मिलता है और टीएस में आपको अलग मिलता है। तो यहां पर अगर आप स्लोप की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी ग्राफ आपको मिला, कोई भी ग्राफ अगर आपको मिला, इसका स्लोप अगर आप निकालेंगे तो स्लोप का मतलब यही होता है ना कि ये टेन थीटा, अगर ये थीटा एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, तो टेन थीटा को हम लोग स्लोप बोलते हैं, और टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं, और टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर पे यहां पर हमें मिलेगा टेम्परेचर का डिफरेंस, और बेस में हमें मिलेगा एंट्रोपी का डिफरेंस, यानी dt अपॉन ds। जो dt अपॉन ds होगा वो एक्चुअली यहां पर स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे वहां dp अपॉन ds dv होता था, जब ये प्रेशर और ये वॉल्यूम होता था dp अपॉन dv, और जब ये टेम्परेचर और ये एंट्रोपी है तो dt अपॉन ds, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और हमें बात करनी किसकी, हमें बात करनी है आइसोकोरिक प्रोसेस की। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में, आइसोकोरिक का मतलब जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो आपको पता है वर्क डन W इक्वल टू पी डीवी, फार्मूला जो होता है यहां से DW हो जाएगा क्या, 0, ठीक है। और एंट्रोपी का ये जो रिलेशन अगर हमें निकालना है dt अपॉन ds, तो आप एक काम कर लीजिए, अगर आपको dt अपॉन ds निकालना है तो pv इज इक्वल टू RT वाले इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट करें, dt अपॉन ds निकालना है ना, तो dt अपॉन ds में dt तो यहां मिल जाएगा, लेकिन ds के लिए हमें dq चाहिए होगा, यहां से आ जाइए सीधे आप, dq इज इक्वल टू, dq इक्वल टू होता है t इंटू ds, और हमें चाहिए dt अपॉन ds, तो dq की जगह पर हम क्या लिखेंगे, dq इक्वल टू होता है du प्लस dw, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। तो dq इक्वल टू टी ds हो गया, और dq की जगह पर हम लिखेंगे du प्लस dw, या एक काम और कर लीजिए, एक और आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका है ना, dq इक्वल टू टी ds होता है, आपको पता है ये फार्मूला। स्पेसिफिक हीट के बारे में थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि स्पेसिफिक हीट C इक्वल टू ये फार्मूला होता है, C इज इक्वल टू होता है यहाँ पर आपका ये dq, और अपान में ये होता है m इंटू में dt, ये फार्मूला होता है। और अगर बात हम यहाँ पर m को 1 रख लें, m को अगर 1 रख लें तो ये हो जाएगा हमारा Cp या Cv। तो आप देखिए जब हम Cp या Cv की बात करेंगे यूनिट मास के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर Cp के लिए फार्मूला क्या बनेगा, Cp इक्वल टू बनेगा dq अपान में dt, यानी हम कह सकते हैं dq इक्वल टू होता है Cp dt, पहली बात तो ये। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करें तो हो जाएगा dq इक्वल टू क्या, Cv dt। वो अलग बात है कि हम dq को बाद में ओपन करके यहाँ du लिख सकते हैं, क्योंकि dw 0 होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से dq इक्वल टू du प्लस dw, और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में dw 0 होता है, तो यहाँ पर हम du लिख सकते थे, तो ये हमारा du या dq इक्वल टू Cv dt हो जाएगा। तो ये चीज को अगर हम यहाँ पर यूज करें, इस dq की जगह पर यूज करें, अगर देखिए dq की जगह पर हम यूज करें Cv dt, dq की जगह पर यूज करें Cv dt, ये हो जाएगा t इंटू में ds, और हमें dt अपान ds निकालना है, तो हमें मिल जाएगा dt अपान ds इक्वल टू कितना, t अपान में Cv, और ये dt अपान ds ही हमारे लिए क्या है, स्लोप है, और ये यूज किया गया है इस टाइम, इस समय किसके लिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर टेम्परेचर और एंट्रोपी का जो कर्व मिलेगा, उसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा t अपान Cv। दूसरा देखिए, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बजाय अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर बात करना चाहें, तो ये इक्वेशन बिल्कुल सेम तरीके से यूज करिए, बस dq की जगह पर जो Cv dt आपने लिखा था, आप dq की जगह पर Cp dt लिख लीजिए, तो क्या बनेगा, Cp dt इज इक्वल टू t इंटू ds। तो dt अपान ds यहां से निकालिएगा, dt अपान ds ये हो जाएगा आपका कितना, t अपान में Cp। तो यहां पर स्लोप आपका कांस्टेंट प्रेशर के केस में, यहां पर स्लोप आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, दोनों का रिजल्ट आपको याद रखना है ना, एज अ रिजल्ट भी याद रखना है। ये सवाल आपका आइसोकोरिक प्रोसेस का था। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तब। अगर आइसोबारिक का पूछते तो आंसर आता टी अपान सीपी। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता तो टी अपान सीपी, ठीक है। तो आइसोबारिक में स्लोप टी अपान सीवी, आइसोकोरिक में और आइसोबारिक में टी अपान सीपी। अगर इनको कंपेयर करने की बात आ जाए कि इन दोनों स्लोप में कौन ज्यादा है कौन कम है, तो एक बात आप याद रखिए जो हम आगे पढ़ेंगे, मेयर के फार्मूले में आपको पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब Cp की वैल्यू ज्यादा होती है Cv से, है ना।
गैस का जो कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम वाले स्पेसिफिक हीट से ज्यादा होता है। तो अगर Cp की वैल्यू ज्यादा है Cv से, यहाँ T और यहाँ T सेम है, कॉमन है, और ये Cp ज्यादा है Cv से, तो ज्यादा नंबर से डिवाइड करेंगे तो छोटा हो जाएगा, और छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो बड़ा मिलेगा। तो Cp अगर ज्यादा है Cv से, इसका मतलब जो T अपान Cp होगा वो कम होगा T अपान Cv से। मतलब कि आइसोबारिक प्रोसेस में जो आपका टीएस स्लोप मिलेगा आइसोबारिक प्रोसेस में, वो कम होगा आइसोकोरिक स्लोप से। ठीक है, ये सब आपके सवाल है, ये सब अलग अलग सवाल हैं, यहां से पूछा यही वाला था, तो इसका आंसर टी अपान सीवी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, 1 किलोग्राम ऑफ आइस। अब देखिए लास्ट में जो कॉन्सेप्ट आपको बताया हमने कि स्टीम के केस में अगर आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, तो वो जो पूरी कहानी हमने बताई वो इस सवाल के लिए बताई थी कि आपको कभी भी ऐसा कोई केस मिले जिसमें 2 स्टेप्स हो रहे हो ट्रांजिशन के, या 3 स्टेप्स हो रहे हो या ज्यादा हो रहे हो, तो टोटल एंट्रोपी चेंज कैसे निकलता है। सवाल बहुत ही सिंपल था, एक ही स्टेप का पूछा ये, तो एक ही बार निकालेंगे वही आंसर आ जाएगा, जोड़ना उड़ना कुछ है नहीं। 1 किलोग्राम बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और इसको कन्वर्ट किया गया है वाटर में एट द सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस वाला बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब Q इक्वल टू ml काम करेगा, Q इक्वल टू mc डेल्टा T काम नहीं करेगा। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी आपसे पूछ रहे हैं, और L की वैल्यू आपको दिया भी है प्रॉपर कैलोरी में कैलकुलेट करके, सॉरी जूल में कैलकुलेट करके। तो यहां पर आपका ये जो एंट्रोपी में चेंज होगा डेल्टा एस इक्वल टू ये हो जाएगा डेल्टा क्यू अपान में टी, है ना। डेल्टा एस ये होता है ना डी एस इक्वल टू डी क्यू अपान टी, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया एक बड़े चेंज के लिए, तो डेल्टा एस इक्वल टू हो गया डेल्टा क्यू अपान में टी। अब डेल्टा क्यू एम एल के इक्वल होगा कि डेल्टा क्यू एम सी डेल्टा टी के इक्वल होगा, ये देखने पर डिसाइड होता है। जैसे देखिए डेल्टा क्यू की जगह पर हम एम इंटू एल भी लिखते हैं, और डेल्टा क्यू की जगह पर हम एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी भी लिखते हैं। ये तब लिखते हैं जब सिर्फ स्टेट में चेंज होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और ये तब यूज होता है जब टेम्परेचर में चेंज होता है, स्टेट मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये फार्मूला कब कब यूज होते हैं, आपने थियरी में देखा भी था। तो यहां पर हम m इंटू एल लिखेंगे, L का मतलब लैटेंट हीट, और देखिए सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे या लैटेंट हीट ऑफ आइस बोलेंगे, और अपान में ये टेम्परेचर T। m की अगर बात करें तो सवाल में दिया है मास 1 किलोग्राम, और L की बात करें तो जो इन्होंने दिया हुआ 0.336 इंटू 10 टू पावर 6 जूल पर किलोग्राम, और T की बात करें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये केल्विन में लिखा जाता है, 273 ऐड करके रखेंगे तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, अब इसमें हम एक काम करते हैं, इनको अगर हम डिवाइड करें और फिर 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करें, तो ये जो नंबर यहां पर निकल के आता है इस पूरे कैलकुलेशन के बाद, तो इस पूरे अच्छा अभी एक चीज और, ये जो भी आंसर यहां से निकल के आएगा वो आंसर आपका निकल के आएगा, ये आपका हीट है और ये आपका टेम्परेचर है, तो हीट का यूनिट अपान में टेम्परेचर का यूनिट, और ये हीट जो है वो आप देखिए यहाँ पर जूल में दिख रहा है, लेटेंट हीट आपका जूल में दिख रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर आंसर आएगा जूल पर केल्विन में, और सारे ऑप्शन कैलोरी पर केल्विन में दिए। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18, जिसको हम 4.2 जूल बोलते हैं। तो अगर आपको जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1 अपान 4.2 कैलोरी बनेगा। एक जूल में 1 अपान 4.2 कैलोरी होता है, तो इतने जूल में कितना कैलोरी बनेगा, आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर से पूरे, या कह दीजिए 4.2 से डिवाइड करना होगा, तो ये आंसर आपका आएगा जूल पर केल्विन में। लेकिन जैसे ही आप लिखेंगे 0.336 इंटू 10 टू पावर 6 अपान 273 इंटू यहां पर 4.2 भी अपान में आ जाएगा, अब ये आंसर आपका आएगा कैलोरी पर केल्विन में। ठीक है, कैलोरी पर केल्विन में, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 293.0 समथिंग करके, है ना, ऐसे 0.0 और यहाँ भी कुछ डिजिट आएगा, तो उससे हमें मतलब है नहीं, अप्रोक्सीमेट ये हमारा हो गया 293 कैलोरी पर केल्विन, ये आपका आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो 293 मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां से जितने भी सवाल हैं वो सवाल हम आपको ये हिंट दे दें या तो हम सॉल्व भी कर देते हैं। ये सवाल अब प्रीवियस ईयर के नहीं है, ये हमने ऐड कर रखे हैं। तो एन इंजन एब्जॉर्ब हीट एट अ टेम्परेचर 1000 केल्विन एंड रिजेक्ट हीट एट 600 केल्विन। आपको पता है ये इंजन हुआ, ये हुआ इसका सोर्स, और ये हुआ इसका सिंक, इसका टेम्परेचर T1 और ये इसका टेम्परेचर T2। आपको पता है ये एब्जॉर्ब कहां से करता है, सोर्स से, और रिजेक्ट कहां करता है, सिंक को। तो जब ये कह रहे हैं कि ये 1000 केल्विन पर एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये T1 दिया था, T1 दिया हुआ था 1000 केल्विन, और रिजेक्ट कहां पर करता है, 600 पर, यानी T2 की वैल्यू कितनी है, 600 केल्विन। करें कि इफ द इंजन ऑपरेट्स एट मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी द अमाउंट ऑफ वर्क, अगर ये मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी पर काम कर रहा है इसका मतलब ये आपका कार्नो इंजन हुआ। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय द इंजन फॉर 2000 जूल हीट इनपुट इज, हीट इनपुट कितना है, हीट इनपुट कितना है 2000 जूल। तो करें कि अमाउंट ऑफ वर्क, कि इतना जूल अगर आप हीट देते हैं तो कितना ये वर्क करेगा, वो वर्क आपको W कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि ईटा, अच्छा Q1 भी दिया हुआ है आपको, Q1 दिया हुआ है 2000 जूल, आपको Q2 निकालना है। तो ये तो आसान सवाल हो गया, ईटा इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 अपान T1 और ये होता है 1 माइनस में Q2 अपान Q1। इसका मतलब यहाँ से आप ये बात जानते हैं कि T2 अपान T1 इज इक्वल टू होता है Q2 अपान Q1। हमें निकालना क्या था Q2, तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा T2 अपान T1 और इनटू में Q1। तो T2 की वैल्यू कितनी, T2 इज 600 और T1 मतलब 1000 और Q1 मतलब 2000। मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया 2, मल्टीप्लाई किया 12, तो Q2 की वैल्यू हो जाएगी 1200 जूल। Q2 की वैल्यू हो जाएगी 1200 जूल। ठीक है, सॉरी, तो हमें Q2 नहीं निकालना था, हमें तो W निकालना था। हमें क्या निकालना था, W निकालना था। तो अगर Q2 हमें मिल गया और W निकालना है, तो आप देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आपको पता है कि Q1 प्लस W इक्वल टू Q2 होता है। Q1 प्लस W इक्वल टू Q2 होता है। तो हम यहाँ पर अगर ये कहें कि Q1 प्लस W इज इक्वल टू Q2, इसका मतलब W इक्वल टू हो जाएगा क्या, Q1 प्लस W इक्वल टू Q2। एक सेकेंड, उल्टा बोल दिया कि नहीं, ये Q1 हीट दिया था, उसमें से इसने कुछ काम किया और बाकी रिजेक्ट किया, तो Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। और देखिए Q1 कितना है, Q1 है 2000 और Q2 कितना है 1200, तो माइनस कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 800। इसका आंसर आ जाएगा 800 जूल। वर्क डन हो जाएगा 800 जूल। वर्क डन पूछा था 800 जूल। अगला सवाल है, सीपी और सीवी का रेशियो दिया हुआ है, तो वॉल्यूम अगर करें कि प्रेशर को अगर 2/3% बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा। चलिए ये भी ट्राई करिएगा आप लोग। यहां तक थोड़ा मुश्किल लगा होगा, अब आसान है। आइसोकोरिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आइसोकोरिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने शुरुआत में आपको बताया, आइसोकोरिक का, आइसोबारिक का, आइसोथर्मल का और एडियाबैटिक का, चारों का स्लोप और चारों का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पीछे के सवाल में बताया। तो उसी में से एक ये भी था आपका, आइसोकोरिक भी था। तो वो आंसर आपका ये पहले भी हो चुका है, ये सवाल पीछे हो चुका है ये सवाल। इसमें क्या है कि व्हेन यू मेक आइस क्यूब्स देन द एंट्रोपी ऑफ वाटर, अगर आप वाटर से आइस क्यूब बना रहे हैं, बर्फ के टुकड़े बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस में वाटर की एंट्रोपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, ऐसा आपको बताना है ना। अगर आप पानी से बर्फ बना रहे हैं तो एंट्रोपी में क्या किस तरीके का चेंज हुआ, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज इंटेंसिव वेरिएबल। डिफिनीशन में आपको पिछले लेक्चर में जाना पड़ेगा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, कौन मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है और कौन नहीं करता है ना। तो इंटेंसिव का मतलब, इंटेंसिव मतलब जो अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो, मटेरियल की क्वांटिटी पर डिपेंड ना करता। तो जो मटेरियल की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता वो इंटेंसिव होता है। तो इनमें से कौन है जो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो आपको बताना है चारों में से। ठीक है, तो पीछे के 2-3 सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 17 से पहले वाले 2-3 सवाल वही मुश्किल लगे होंगे, बाकी सब बहुत ही सिंपल है। ट्राई करिएगा कल की क्लास में। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो जो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, मतलब ये कोई सिस्टम है, अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें तो जो प्रॉपर्टी डिवाइड ना हो, इसका मतलब वो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही थी, वो इंटेंसिटी थी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी। तो आपको पता है इसका अगर आप वॉल्यूम की बात करें, एंट्रोपी की बात करें, एरिया की बात करें, इंटरनल एनर्जी की बात करें, इसको डिवाइड करने पर सब डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसका प्रेशर डिवाइड नहीं होगा। जितना प्रेशर पूरे का था, ऐसा करने के बाद भी प्रेशर उतना ही रहेगा। जितना टेम्परेचर पूरे का था, डिवाइड करने के बाद भी अभी वही टेम्परेचर रहेगा जो पहले था। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बाकी सब के सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव अमाउंट पर डिपेंड करते हैं, क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। ये हो गया आपका इसका आंसर। इस वाले सवाल की बात करें तो आप वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, आप वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर वाटर को कन्वर्ट कर रहे हैं आइस में, आइस का मतलब ये हुआ सॉलिड, और सॉलिड जो होता है वो लिक्विड से ज्यादा ऑर्डर्ड होता है, ज्यादा सिस्टमैटिक होता है। तो इसका मतलब कि अगर आप लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप रैंडमनेस को घटा रहे हैं, और रैंडमनेस को मेजर करने वाली क्वांटिटी एंट्रोपी होती है। तो अगर आप रैंडमनेस को घटा रहे हैं, इसका मतलब आप एंट्रोपी को घटा रहे हैं, है ना। तो एंट्रोपी घट रही है, एंट्रोपी घट रही मतलब ऑप्शन नंबर, रैंडमनेस घट रहा है मतलब एंट्रोपी घट रही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इस सवाल में देख लीजिए, आइसोकोरिक की अगर बात करें तो आइसोकोरिक इलास्टिसिटी की बात करें, सबसे पहले इसका फार्मूला देख लीजिए, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी माइनस वी, और ये डीपी अपॉन डीवी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। और आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा कितना, 0। वॉल्यूम में चेंज को जैसे ही 0 रखेंगे, ये पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, स्लोप भी इनफाइनाइट, और ये आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके पहले यहाँ पर देखिए सीपी अपॉन सीवी दिया हुआ है, वॉल्यूम में डिक्रीज बताना है, प्रेशर में इंक्रीज आपको दिया हुआ है। ठीक है, प्रेशर में इंक्रीज दिया हुआ है। समझिए जैसे आप परसेंटेज वाले सवाल करते थे कि लेंथ को इतना % बढ़ा दिया जाए तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर कितना फर्क पड़ेगा, है ना, इस तरह का सवाल आपने किया होगा। तो प्रेशर में जो चेंज किया गया है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100,
ये प्रेशर में जो चेंज हुआ है वो है 2/3%, और Cp/Cv की वैल्यू गिवन है 3/2, और Cp/Cv को हम लोग गामा बोलते हैं। वॉल्यूम में डिक्रीमेंट बोल रहे हैं तो डेल्टा V/V इंटू 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। लेकिन जब ये इंक्रीमेंट वाली बात हो रही थी तो ये प्लस में लिखा जाएगा, और जब डिक्रीमेंट की बात होगी तो ये आंसर हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी विथ माइनस आएगा। माइनस ये बताता है कि वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो रहा था और ये परसेंटेज में निकाल रहा हमने, है ना। चेंज इन वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव वॉल्यूम था इसलिए माइनस में आएगा, और यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो रहा था इसलिए चेंज इन प्रेशर पॉजिटिव होगा, इसलिए पूरा परसेंटेज भी पॉजिटिव आएगा। और बात अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की हो रही है तो आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में ही तो पता करना है, तो PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इसका लॉग ले लें और लॉग के बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें, या फिर जैसा भी आपको परसेंटेज वाले रूल्स पता है, P को P लिखिए, V को V लिखिए, गामा की जगह पर 3/2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। अगर आप इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, इनको आप परसेंटेज वाले फार्मूले से कन्वर्ट करते हैं तो आप इसको लिखते हैं क्या, डेल्टा P/P इंटू 100 प्लस ये पावर आपके सामने आ जाते हैं 3/2, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा V/V इंटू 100, और ये आपका कांस्टेंट है तो इसमें हो जाएगा क्या 0% इधर, है ना। भाई कांस्टेंट है तो इसमें 0 हो जाएगा। ये कैसे स्टेप आया ये आपको पता होगा, परसेंटेज एरर के बारे में आपने पढ़ा होगा। पहले इसका सबका लॉग लेते हैं, तो लॉग P बनेगा प्लस 3/2 लॉग V बनेगा इज इक्वल टू लॉग K बनेगा। फिर इसका आप लेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो फिर आपको ये मिलेगा डेल्टा P/P, यहाँ डेल्टा V/V 3/2 और यहाँ 0। फिर आप सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा P/P इंटू 100 प्लस 3/2 डेल्टा V/V इंटू 100, यहाँ 0 हो गया था तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर भी 0। और ये है परसेंटेज इंक्रीमेंट या चेंज, ये भी है परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन प्रेशर आपको दिया हुआ कितना 2/3%, वो भी इंक्रीमेंट की बात हो रही तो हम प्लस के साथ लिख लेते हैं 2/3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 2/3% परसेंट में प्लस 3/2 इंटू ये परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इंटू 100 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा पार्ट उधर जाएगा और ये 2 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी डेल्टा V/V इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले तो ये इधर जाके बनेगा माइनस में 2/3, फिर इधर का जो 3/2 है 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा इसको और 3 इधर डिवाइड करेगा इसको, तो कुल मिला के आपको मिलेगा यहाँ से डेल्टा V/V इंटू 100 इज इक्वल टू माइनस में 4/9। ये परसेंटेज में था तो ये भी परसेंटेज में ही आया, है ना। और माइनस यही बोल रहा है कि जो ये परसेंटेज चेंज आप निकाल रहे हैं वॉल्यूम का, वो माइनस ये बोल रहा है कि ये नेगेटिव टाइप का है। नेगेटिव इन द सेंस कि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये परसेंटेज डिक्रीमेंट हुआ। और ये पॉजिटिव आपने इसको इसलिए लिखा था क्योंकि ये परसेंटेज इंक्रीमेंट था, सवाल में दिया था, ठीक है। तो अगर प्रेशर में आप 2/3% का इंक्रीमेंट करेंगे तो वॉल्यूम में 4/9% का डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो आंसर 4/9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आप लोग आराम करें और अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।